तो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका ईएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट सेकंड। ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। कल आपने किए थे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 44 तक किए थे। इसके बाद देखेंगे। जल्दी से बताइए, फास्ट सभी आ चुके हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फास्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइव आइए और जल्दी से कमेंट करिए, फिर स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से। कल अपन ने देखा था ईएससी का पार्ट फर्स्ट, जिसमें कुछ सारे क्वेश्चन करे थे। अब सेकंड पार्ट है आज। रिमेनिंग क्वेश्चंस अपन करेंगे ऐसे ही, अपन दो तीन पार्ट इसको और लेके चलेंगे आगे। चलिए फास्ट सभी स्टूडेंट्स आ जाइए लाइव और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फास्ट। वॉइस क्लियर है? वॉइस चेक करिए, वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग जितेंद्र। तो स्टार्ट करते हैं। आप आ चुके स्टूडेंट्स, तो वेरी गुड मॉर्निंग। और कोई भी आपका ग्रुप है, कोई भी आप जानते हैं जिसको भी, तो मैसेज कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो फास्ट सभी आ जाए। चलिए देखते हैं अपन। कल लास्ट क्वेश्चन देखा था आपका, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्विक सैंड कंडीशन लिक्विफेक्शन वाला देखा था, ये आपका हो चुका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, अ वुडन ब्रिज इन असम failed and was observed to have a arch up in the middle after the earthquake। क्या देखा कि एक वुडन ब्रिज तो आसाम में जो फेल हो गया, और इट वाज ऑब्जर्व टू हैव अ आर्च अप इन द मिडिल आफ्टर द अर्थक्वेक। ठीक है, दोबारा उसको बनाया। द रिज राइट अबटमेंट सेटल्स 40 सेंटीमीटर एंड द लेफ्ट अबटमेंट सेटल 30 सेंटीमीटर। दोनों अबटमेंट, दोनों एंड्स जो हो गए, एक तो कितना सर सेटल होगा 40 सेंटीमीटर, और एक आपका 30 सेंटीमीटर, दोनों क्या होगा आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गया। ठीक है, देखिएगा, द ब्रिज वॉज सपोर्टेड ऑन अ वुडन पाइल which floats up during the earthquake। The most probable cause of failure is, कैसा फेलियर होगा जल्दी से बताइए 45 का। जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? एक वुडन ब्रिज है असम के अंदर, इट वाज फेल्ड एंड वाज ऑब्जर्व टू हैव अ आर्च अप इन द मिडिल आफ्टर द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होने के बाद में इसमें राइट अबटमेंट सेटल हो गया 40 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट अबटमेंट 30 सेंटीमीटर सेटल हो चुका है। डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ है। द ब्रिज वाज सपोर्टेड ऑन अ वुडन पाइल विच फ्लोट्स अप ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अरे सर, वो वुडन पाइल क्या करके फ्लोट्स अप ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द फेलियर इज, ऐसा क्या हुआ होगा? फोर्स के इंक्रीज होने पे? नहीं सर, बताइए जल्दी से बताइए फास्ट, क्या होगा आंसर? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? शियर फेलियर हुआ होगा क्या नीचे, या एक्सेसिव सेटलमेंट हुआ होगा अबटमेंट ड्यू टू द इंक्रीजिंग फोर्स, या लिक्विफेक्शन ऑफ फाउंडेशन सॉइल बिलो द अबटमेंट इन द पाइल एंड द फेलियर ऑफ अबटमेंट ड्यू टू डायनामिक अर्थ प्रेशर बिहाइंड द अबटमेंट। बताइए क्या होगा? नहीं बेटा, क्या होगा? 45 का आंसर है आपका सी। क्या होगा सर? लिक्विफेक्शन हुआ होगा। क्या हुआ है वहां पे सर? जब आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ, यहां से दिख रहा है डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, तो देखो शियर फेलियर नहीं होगा। शियर फेलियर होता, डिफरेंशियल नहीं हुआ, एकदम से क्या होता, सॉइल मास कट जाता। एक्सेसिव सेटलमेंट बिलो द अबटमेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग फोर्स, फोर्स थोड़ी इंक्रीज हुआ है, क्या और डिस्टर्बेंस हुआ है सर, फोर्स इंक्रीज थोड़ी हुआ है। यहाँ पे लिखा है अर्थक्वेक हुआ है, डिस्टर्बेंस हुआ है, जिसके कारण, अरे सर अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, सॉइल का मूवमेंट होता है, और सॉइल का अगर सेचुरेटेड सॉइल है तो क्या करेगी, वो लिक्विफेक्शन हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगी। लिक्विफेक्शन ऑफ द फाउंडेशन सॉइल बिलो द अबटमेंट एंड द पाइल। अर्थक्वेक से क्या हुआ सर? लिक्विफेक्शन हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और उसमें क्या हो गया सर, सॉइल लूज सॉफ्ट हो गई, तो वो क्या कर गई, सेटल कर गया थोड़ा सा, लिक्विफेक्शन इसका कॉज हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन वेरी गुड। किसका सही है? हाँ, जोसना का, वेरी गुड। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। देखिए, अ सॉइल, ये रहा, असर्जन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। देखिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर? ये क्वेश्चन बोल रहा है, अ सॉइल इज एट लिक्विड लिमिट इफ द
कंसिस्टेंसी ऑफ इंडेक्स इज सॉइल इज इक्वल टू जीरो। क्या सर कंसिस्टेंसी इंडेक्स जीरो होगा तो लिक्विड लिमिट होगी, बताइए। तो चेक करके देखना पड़ेगा, ये तो चेक करके देखना पड़ेगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा। सेकंड, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट। बताइए क्या ए करेक्ट है और बी इसका सही रीजन है क्या, बताइए फास्ट। तो नवीन कुमार कह रहे हैं सर 46 का ए होना चाहिए। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेटा फॉर्मूला भूल गए क्या नवीन, फॉर्मूला भूल गए क्या? वो पूछा नीचे कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला, अरे गलत तो है वो। देखो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट सही है सर। टू दी नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक नहीं सर, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। प्लास्टिक इंडेक्स आता है नीचे, नीचे फॉर्मूला गलत है सर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। तो आर तो गलत हो गया ना, आर तो फॉल्स हो गया बेटा। क्लियर हो सभी को? जो स्टूडेंट कह रहे हैं सर आंसर ए एंड आर इज द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो तो गलत हो गए। जल्दी से बताइए बाकी स्टूडेंट्स क्या होगा 46 का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो सुना अभी थोड़ा सा आप गलत हैं, देखिएगा। देखिए थोड़ा सा आप गलत किस लिए हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अ सॉइल इज एट लिक्विड लिमिट इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज जीरो। क्या सॉइल लिक्विड लिमिट पे होगी जब उसका कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जीरो? तो सर आईसी का फॉर्मूला डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन में आई पी। आईसी की वैल्यू अगर जीरो कर दें, अब द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने, तो आईसी की वैल्यू अगर जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन में आई पी। क्वेश्चन कर चुके हैं सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू एल इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो क्या यही तो बोल रहा है सर ये, अ सॉइल इज एट लिक्विड लिमिट, कब सॉइल अपनी लिक्विड लिमिट होगी, कब जब आयु कंसिस्टेंसी इंडेक्स जीरो होगा, बिल्कुल जब आईसी की वैल्यू अगर हमने जीरो पुट कर देंगे तो सॉइल से लिक्विड लिमिट हो जाएगी। देखिए हो रहा है ना, तो ये आंसर सही है, मतलब ए असर्शन तो सही है। तो ए तो सही है, क्लियर हुआ। अब आते हैं सेकंड पे, आर पे। देखिएगा द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज अ रेशियो ऑफ किसका, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट, बिल्कुल सही है। लिक्विड लिमिट सर ये डब्ल्यू एल माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, तो होता है माइनस डब्ल्यू हो गया। ठीक है माइनस लिख रहा हूँ, माइनस ये डब्ल्यू हो गया, नेचुरल वाटर कंटेंट, क्लियर। नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक नहीं सर, आईपी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो ये गलत लिख दिया उसने। नेचुरल वाटर कंटेंट की जगह क्या होगा सर, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, ये गलत हो गया। तो ये गलत, तो आंसर क्या हो गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सी। वेरी गुड, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा असर्शन रीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब इसमें तो आपको सब याद ही है, ए करेक्ट बी करेक्ट, बताइए जल्दी से। 47 का, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। असर्शन है आपका, अ क्ले लेयर ऑफ थिकनेस एच विद सिंगल ड्रेनेज सरफेस एंड अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ एस under increase in pressure del P. When a thin layer is present in its mid depth, the layer otherwise identical condition will have no change in ultimate stress, ultimate settlements. Reason: the path travel of the water from the layer H under single drainage system. When this sand layer is present at the mid depth of the clay, the path travel is lowered. Half of the layer get reduced to H by 2 and that is upper half of layer get reduced to H by 4. This considerably reduce the time required to realize the ultimate settlement. देखिए क्या होगा 47 का, बताइएगा। बताइए क्या होगा 47 का। बताइए फास्ट। अल्टीमेट सेटलमेंट क्या होता है सर? अरे प्रेशर की बात कर रहा है, अरे प्रेशर की बात कर, सेटलमेंट का फॉर्मूला पता नहीं है क्या आपको? तीन फॉर्मूले लिखाए थे, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉइड रेशियो, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीसी कंप्रेशन इंडेक्स। तो वहां पे एक फॉर्मूला लिखा था वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी में, डेल एच इज इक्वल टू एच एम वी इंटू डेल पी, जिसको बोलते हैं डेल सिग्मा।
डेल सिग्मा, यहाँ पे डेल पी लिख रखा है, अरे इंक्रीज इन प्रेशर डेल पी, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें देखिए कहीं भी डिपेंड कर रहा है, अरे सर सिंगल लेयर या डबल लेयर सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वन वे वन वे ड्रेनेज सिस्टम पे एंड टू वे ड्रेनेज सिस्टम पे डिपेंड करता है क्या? सर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है वन वे। ये तो आपकी एच हो गई थिकनेस, एम बी वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, और डेल सिग्मा चेंज इन दी प्रेशर हो गया, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आंसर क्या होगा सर? ए तो करेक्ट है पर बी गलत है, क्योंकि डिपेंड करता है क्या सर? नहीं करता है, क्योंकि इसी का तो रीजन रीजन बता रहा है, ये असर्शन का तो रीजन बता रहा है नीचे। क्लियर हुआ? तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वन वे और टू वे ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों सर? समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला था बिल्कुल। तो ए करेक्ट है एंड आर भी करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो वहीं पे कहां भी कोई भी टर्म नहीं थी आपकी डिपेंडेंसी वाली। क्लियर हुआ? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, टर्जागी की बात कर रहा है। देखिए ये तो आप बन जाना चाहिए, वो थोड़ा सा अगर बोल सकते कंसेप्चुअल था, ये तो बन जाना चाहिए। बताइए 48 का, इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है? टर्जा की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी ओवर एस्टिमेट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग, क्या वो ओवर एस्टिमेट करती है? टर्जा की थ्योरी नेग्लेक्ट द शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रप्चर सरफेस इन द सॉइल अबव द फाउंडेशन लेवल। बताइए 48 का, 48 का क्या होगा? 48 का बताइएगा बेटा क्या होगा। टर्जा की थ्योरी जो है आपकी ओवर एस्टिमेट करती है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग को, टर्जा की थ्योरी ने नेग्लेक्ट किया था कि शेयरिंग रेजिस्टेंस को रप्चर प्लेन पे। अरे सर ये तो बिल्कुल पता है, किया तो था। टर्जा की थ्योरी नेग्लेक्ट दी शेयरिंग, टर्जा की थ्योरी क्या करती है? नेग्लेक्ट करती है शेयरिंग, तो शेयरिंग तो नेग्लेक्ट करती है। तो देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि ए फॉल्स है, ए हमारा फॉल्स है, और आर क्या है सर? हमारा टू की शेयरिंग रेजिस्टेंस को रप्चर प्लेन पे शेयरिंग रेजिस्टेंस को क्या करती है? नेग्लेक्ट करती है, पर ओवर एस्टिमेट नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा? सेकंड जो लिखा था आपका, इट विल रिप्रेजेंट ओवर एस्टिमेट, नहीं सर, ओवर एस्टिमेट रिजल्ट नहीं देती है, वो ज्यादा नहीं देती है अपनी लिमिट से ज्यादा, ये परफेक्ट रिजल्ट देती है। आंसर क्या होगा? डी होगा। तो यहाँ समझ में आ गया कि एफ आपका आर इज ट्रू एंड एफ इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिएगा ये क्वेश्चन, ये निकल जाना चाहिए सबसे। बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या है? अ सॉइल स्पेसिमेन 70% ऑफ पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू 4.75 mm sieve एंड 40% ऑफ पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन sieve। तो सर कौन सी पार्टिकल होंगे सर? कोर्स ग्रेन होंगे, कोर्स ग्रेन होंगे। हाँ, इट्स यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये तो कर चुके हैं, याद आया किसी को? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा फास्ट। ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर, जो अपनी बुक थी ना स्टार्टिंग में जो सॉल्व करी थी, उसी में क्वेश्चन आ चुका था ये। बताइए फास्ट क्या होगा? अरे सर जब 70% पार्टिकल पास करे 4.75 सीव से, तो वो क्या होगा? ग्रेवल तो नहीं होंगे, होगा तो क्या होगी सर? वो सैंड होगी। बिल्कुल सर, वो क्या होगी आपकी? सैंड होगी। तो सैंड होगी, तो बताइए फटाक से क्या आंसर होगा? वेल ग्रेडेड होगी या पोअरली ग्रेडेड होगी? जल्दी बताइए सर, वेल ग्रेडेड होगी पोअरली ग्रेडेड होगी? जल्दी से बताइए। सैंड होगी। वेल ग्रेडेड बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? नवीन, प्रद्युमन, वेरी गुड बोल रहे हैं सैंड इज वेल ग्रेडेड, बिल्कुल सही है। कौन कौन सा आंसर जिसका वेल ग्रेडेड है? सभी सही है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं करना था पर कर लिया है आपने। 70% पार्टिकल पास करे 4.75 की सीव से, मतलब क्या सर? ग्रेवल तो नहीं, ग्रेवल अगर होते तो 50% से ज्यादा पार्टिकल रिटेन करते हैं, तो ये सैंड हो गया, तो यहाँ से सैंड हो गया, तो ग्रेवल को हटा दीजिए। अब इन दोनों ऑप्शन में से लगाना है। अरे सर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दे रखा है, सी यू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगी, तो वेल ग्रेडेड सैंड बोलते हैं ना, वेल ग्रेडेड सैंड बोलते हैं। और सेकंड कंडीशन, सी सी की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए? 1 से 3 के बीच में। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी सर? 2 है, तो किसके बीच में आ रही है सर? इसके बीच में आ रही है 2 वैल्यू। क्लियर? और ये ग्रेटर देन 6 है, मतलब क्या है? सैंड है, तो सैंड्स आर वेल ग्रेडेड, आंसर हो गया आपका सी। वेरी गुड, चलिए आगे। मैच द लिस्ट, ये तो बड़ा आसान है, ये तो सब पता है हमें। बताइए फास्ट। मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। देखिए दोनों लिस्ट आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। केवल 30 सेकंड्स के अंदर बता सकते हैं इसको, जल्दी से बताइए फास्ट क्या होगा आंसर।
बताइए क्या होगा आंसर। 30 सेकेंड्स हो चुके बेटा आपके। 50 क्वेश्चन की बात करें, 50 का आंसर कितना होगा? ABCD कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इतना टाइम कैसे लग रहा है? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बोल रहे, अरे एक किस बेसिस से बोल रहे हैं बेटा? एक किस बेसिस से बोल रहे हैं? कुछ थोड़ा सा देखिए, स्टॉप करिए, देखते हैं क्या बेसिस पे आप बोल रहे हैं। ए देखते हैं क्या बोल रहा है। न्यूमेटिक रोलर, न्यूमेटिक रोलर की अगर बात की जाए, न्यूमेटिक रोलर सिल्टी और लो प्लास्टिक, बिल्कुल सही आपने बताया सर। न्यूमेटिक रोलर जो होता है प्रेशर वाला, ये सिल्टी के लिए होता है। तो ए का तो मैंने कर दिया सर डन। ए का 100% 4 होगा, तो ए का 4 होगा, तो मतलब ये बी ऑप्शन को हटा दीजिए और डी हटा दीजिए। आंसर होगा ए या सी में से। अब देखना है, स्मूथ व्हील रोलर जो होता है सर, ये किसके लिए होता है सर? क्रस्ट रॉक एंड ग्रेवल्स के लिए होता है। दिस यूज फॉर दी क्रस्ट रॉक एंड ग्रेवल्स। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं कोइज और ग्रेनुलर सॉइल। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं ग्रेनुलर सॉइल्स, क्रस्ट रॉक्स और ग्रेवल ग्रेनुलर सॉइल लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका वन। शी फुटेड रोलर सर क्ले प्लास्टिक सॉइल, हाईली प्लास्टिक सॉइल क्ले सॉइल के लिए होता है। तो सी का लिए प्लास्टिक सॉइल सर, टू हो रहा है ना यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है प्लास्टिक सॉइल। तो सी का कितना हो जाएगा सर? टू हो जाएगा। प्लास्टिक वाइब्रेटरी रोलर जो होता है सर, वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए यूज होता है सर? हमारा कोर्स कोइजन लेस सॉइल के लिए होता है। तो थ्री हो गया, तो यहाँ का डी का थ्री हो गया। यही तो बन रहा है। क्या बन रहा है जितेंद्र? सी, वेरी गुड नवीन सी। तो ज्योत्सना प्रद्युमन ए नहीं बनेगा। देखिए आपके सामने ये सब चीजें, आंसर क्या हो रहा है आपका सर? सी आ रहा है, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं, आइए देखिएगा। चलिए 1 मिनट वेट करिएगा स्टूडेंट्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिसिटी ऑफ द मिनरल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरे सर पता है, मोंटमोलाइट, एलाइट, सिलिका और केओलाइट सबको जानते हैं हम, क्योंकि इनमें से सभी तीन मिनरल तो क्या है सर? ये एक मिनरल है आपके क्ले मिनरल। तो बाकी कौन सा? सिलिका जो है आपका, इट्स नॉट अ क्ले मिनरल, वो क्ले मिनरल नहीं है। तो बताइए 51 का क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके होते हैं? हाईएस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज मोंट मोनोलाइट होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, 51 का बता दीजिए। अरे नवीन, बी कैसे होगा? बी कैसे होगा? बी हो ही नहीं सकता है। अरे सिंपल सी बात है, देखते ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। स्टॉप करिए, इतना टाइम नहीं लगता है। अगर बोला है क्ले मिनरल की अगर बात करें, तो मोंट मोनलाइट सभी को पता है एक्सेसिव स्वेलिंग होती है सबसे ज्यादा, क्या किसमें होगा सर? मोंट मोनलाइट में होगा। तो सबसे लास्ट में मोंट मोनलाइट आएगा, बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ आ रहा है? इसमें और इसमें। तो या तो आंसर होगा ए या होगा आंसर बी। तो इनको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अब क्या देखना है कि सर, अरे क्योलोनाइट, एलाइट और मोंटमोलाइट सब सभी के सभी क्या है सर? दीज ऑल आर दी क्ले मिनरल्स। सिलिका क्ले मिनरल थोड़ी है, क्वेश्चन किया तो था आपने। सिलिका क्वार्ट्ज आर नॉट दी क्ले मिनरल्स। सबसे कम किसमें होगा? सिलिका में होगा। तो सबसे मैक्सिमम होगा मोंटमोलाइट में, मैक्सिमम। और इसमें सर होगा मिनिमम। तो सीक्वेंस क्या बैठ गया? देखते ही बैठ गया, बीच का सोचना ही नहीं है। क्या हो गया? ए 51 का ए। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे देखिएगा। इन अ ट्राइएक्सियल टेस्ट एट फेलियर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखिए बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, फटाक से आंसर बताइए। इन अ ट्राइएक्सियल टेस्ट एट फेलियर, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाज 180 किलो पास्कल, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाज 100 किलो पास्कल, एंड द पोर प्रेशर इज 20 किलो पास्कल। द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सैंडी सॉइल टेस्टेड इज, बताइए।
बताइए क्या होगा। क्या पूछ रहा है सर, ये एंगल की बात कर रहा है। फाई एंगल जैसे कितना निकलेगा, 10 फाई की बात कर रहा है, फाई एंगल कितना निकलेगा आपको कैलकुलेट करना है। पर यहाँ पे क्या दिया गया है सर, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ट्राइक्सल टेस्ट किया, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आया वो 180 किलो पास्कल, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सर 100 किलो पास्कल है। पोर प्रेशर कितना लगा सर 20, दोनों में से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, पोर वाटर प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा। कितना आंसर आया 52 का, आंसर आ गया सर कितना, ए। वेरी गुड, किस किस का आ गया, 1 2 3 4 5, सभी स्टूडेंट्स का, लगभग स्टूडेंट्स का आ चुका है। चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। किस किस का आंसर आ गया बताइए। फॉर्मूला क्या लगाया फास्ट, फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला लगाया आपने, जल्दी से बताइए। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, फिर पता चलेगा कि आंसर सही है या गलत है। आंसर वैसे सही है, 1/3, इसको बोलते हैं 8, तो टेन इनवर्स फाइव की वैल्यू आ गई 0.5354। बताइए फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फॉर्मूला इन क्वेश्चन नंबर 52। बिल्कुल, अरे नहीं पता, अभी तक नहीं पता चला और आंसर भी आ चुका है। फॉर्मूला पता नहीं पर आंसर आ चुका, सिग्मा बराबर सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। अरे सर आपने बताया था दो कंडीशन होती है, उस दो कंडीशन से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोला कि शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में सर कोहेजन होता है कि नहीं सर, कोहेजन लेस सॉइल होती है सर, ये वाली टर्म जीरो हो गई। तो क्या बच गया, ये रिलेशन से निकालेंगे तो सिग्मा 1 जो हो गया वो क्या हो गया आपका, कितना 180, पर पोर्टर प्रेशर को माइनस कर देंगे, 180 माइनस 20 डिवाइडेड बाय सिग्मा 3 कितना सर 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 5 की वैल्यू आ जाएगी कितना, 1/3 आ रहा है क्या, ये आ रहा है सभी का। वेरी गुड, हाँ क्या लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं, बिल्कुल सर, अब लिख रहे हैं, बिल्कुल सर यही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, लेबोरेटरी वेन शेयर टेस्ट कैन यूज टू डिटरमाइन, जल्दी से बता दीजिए, कोई टाइम नहीं देंगे। लेबोरेटरी वेन शेयर टेस्ट, इसमें वेन था आपका सिंगल, वन वे शेयर, टू वे शेयर वाला केस वाला समझ में आया, किसके लिए था, लिक्विड लिमिट ऑफ सिल्टी सॉइल, प्लास्टिक लिमिट, शेयर पैरामीटर ऑफ सैंडी या सिल्टी सैंड। बताइए जल्दी से बताइए 53 का आंसर क्या होगा सर, जल्दी से बताइए 53 का आंसर क्या होगा, फास्ट बताइए सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले के लिए होता है, किसके लिए होता है, इट इज यूज फॉर फाइंड द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ द सॉफ्ट क्ले, ये होगा बेटा, सैंड नहीं होगा, सॉफ्ट क्ले होगा। तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं, अरे सिल्टी सैंड है तो ये ऑप्शन नहीं होगा फिर, क्योंकि हम बोलते सर सॉफ्ट क्ले के शेयर पैरामीटर तो कैलकुलेट करता है, फिर ये गलत हो गया। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने बोला था सर ये होगा सैंडी क्ले के लिए, नहीं सैंडी क्ले के लिए नहीं होगा, ये होता है सिल्टी क्ले के लिए, तो ये ऑप्शन सही होगा। लिक्विड लिमिट बता सकते हैं कि लिक्विड लिमिट कैसे रिप्रेजेंट करती है, शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो शेयर पैरामीटर अपन बोलते हैं, बिल्कुल सर यही बोलते हैं, पर कब बोलते हैं, जब यहाँ पे सिल्टी क्ले होता। अरे सॉफ्ट क्ले के लिए होती है, तो सैंड थोड़ी, सैंड तो कोर्स ग्रेन में आ गई, ठीक है वो कोर्स ग्रेन में आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, सॉफ्ट क्ले के लिए, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट। व्हेन मूवमेंट ऑफ द वॉल अंडर द अर्थ प्रेशर, बताइए, व्हेन द मूवमेंट ऑफ द वॉल अंडर द अर्थ प्रेशर फ्रॉम द बैकफिल वाज प्रिवेंटेड, the coefficient of earth pressure due recorded as 0.5, the ratio of coefficient of passive and active earth pressure of the backfill। बताइए क्या होगा, रेशो एक्टिव और पैसिव का रेशो कितना होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहे हैं, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए 54 का कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। आंसर आना स्टार्ट हो गया, 54 का क्या आया सबसे पहले, प्रद्युमन का आ गया डी डी। हाँ तो सर कैसे किया, प्रद्युमन बताइए कैसे किया।
बिल्कुल सही है, डी जिसका आंसर है वो सभी का सही है। अरे सर सबसे पहले क्या करना है आपको? सर सबसे पहले आप ये तो निकालिए कि फाई कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे सर, फाई को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो के नॉट इज इक्वल टू 1 - साइन फाई। ठीक है, तो साइन फाई क्या हो गया सर, 1 - के नॉट। तो साइन फाई इज इक्वल टू कितना देगा, 0.5 दे रखा है। तो फाई यहां से कितना हो जाएगा? ठीक है, फाई इधर हो गया आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री पे आपका 0.5 होता है। तो फाई कितना हो गया सर हमारा, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया सर, 30 डिग्री। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए पैसिव और एक्टिव की बात कर रहा है, तो केपी अपॉन में के कर दीजिए। केपी क्या होता है सर, 1 + साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 - साइन फाई अपॉन में 1 - साइन फाई। और के क्या होता है सर, 1 - साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 + साइन फाई। तो क्या लिख सकते हैं, 1 + साइन फाई अपॉन में 1 - साइन फाई का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर, आपका 9 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर सभी का? वेरी गुड। बिल्कुल, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना अपन, तो 1 + साइन फाई, 1 - साइन फाई, और ये माइनस और ये प्लस ऊपर हो गया। तो माइनस प्लस प्लस तो होल स्क्वायर, इसका माइनस माइनस का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। चलिए, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर हो चुका है, अपन बात कर चुके हैं सी अपॉन में गामा एस सी इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर, कई बार सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन की बात कर रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको कंसिडर करने हैं आपको। और पूछ रहा है, थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन प्रिडिक्ट सेटलमेंट ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन। इट कैन नॉट इंक्लूड सेटलमेंट ड्यू टू द इनिशियल कंप्रेशन और नॉट ड्यू टू द सेकेंडरी कंसोलिडेशन। दिस happens because of the following assumptions made. The soil grains and water are incompressible. Soil is fully saturated. Compression take place in vertical direction only. Time lags is considered in entirely due to the low permeability of soil. बताइए फास्ट क्या होगा 56 का। assumption से आपका टर्जा की वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी का क्या है सर, ये assumptions है। बताइए क्या होगा। 4 assumptions गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 56 की मैं बात कर रहा हूं, क्या होगा। टर्जा की वन डायमेंशन थ्योरी सर किसके लिए, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्राइमरी कंसोलिडेशन, केवल केवल प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए थी टर्जा की वन डायमेंशन थ्योरी। और सॉइल कैसी मानते हैं सर, फुली सैचुरेटेड मानते हैं। और सॉइल ग्रेन्स और वाटर तो वैसे भी सर क्या होते हैं, इट इज ऑलवेज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। तो सर 2 पॉइंट तो आपने ही बता दिया, उसमें क्या हाइड्रोडायनेमिक लैग इज कंसिडर्ड एंड प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड। क्या करते हैं सर, हाइड्रोडायनेमिक लैग मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए थी, सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए नहीं थी। हाइड्रोडायनेमिक लैग इज कंसिडर्ड बट प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड, ये था। और जो यूनिडायरेक्शनल होगा, कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। तो जरूरी नहीं कि कंप्रेशन जो होगा टेक प्लेस इन वर्टिकल डायरेक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। केवल वर्टिकल डायरेक्शन में हो, ऐसा जरूरी ही नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन क्या होता है सर, जल्दी से बताइए, आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताइए। अरे 56 का आंसर होगा डी। देखिएगा, कंफ्यूज बस आप एक ही जगह हो गए, बाकी सभी का आंसर सही है। सॉइल ग्रेन और वाटर सर इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये हमने टिक कर दिया था। फुली सैचुरेटेड होती है सर, ये भी हमने टिक कर दिया था। टाइम लैग इज कंसिडर्ड इस एंटायर ड्यूटी से, बिल्कुल टाइम लैग कंसिडर करते हैं। ये चीज गलत है, देखिएगा क्यों गलत है। सर कंप्रेशन टेक प्लेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, अरे सर ये तो सेटलमेंट जब होता है, जब भी आपको सेटलमेंट फाइंड आउट करना है, तब हमेशा अपन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। क्योंकि सॉइल में अगर सेटलमेंट करना हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं। अपन बात करें कंसोलिडेशन की, अरे सर वॉल्यूम को डिक्रीज करना है तो किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते, जरूरी थोड़ी वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएं। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन गलत हो गया। अगर ये बोलता कि सेटलमेंट के लिए, अगर सेटलमेंट की बात करें तो अपन बोलते सर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाना जरूरी है, पर कंसोलिडेशन की बात हो रही है तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सके, इट इज नॉट डिफाइंड डायरेक्शन। तो ये गलत है। तो कौन सा 3 गलत होगा, 3 का गलत है तो अपने आप आ जाता है यहाँ से 3, 3 और 3, तो अपने आप आंसर क्या आता है आपका डी। तो गलत वाले को पकड़ना है अपने को, आंसर क्या होगा डी। वेरी गुड राजकुमारी एंड ज्योत्सना एंड मयंक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए असर्शन रीजन नेक्स्ट, बड़ा ही सिंपल है, जल्दी से बता दीजिए फास्ट, विद इन अ मिनट। पैसिव अर्थ प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एंड एक्टिव। अरे हाँ सर ये बात तो सही है, पैसिव ज्यादा होता है, फिर रेस्ट होता है, फिर एक्टिव होता है। इन पैसिव स्टेट द स्ट्रक्चर बिकम द एक्चुएटिंग एलिमेंट एंड सॉइल बिकम्स द एलिमेंट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। क्या कहना चाह रहा है, सेकंड पॉइंट देखिए, बताइए 57 का आंसर क्या होगा। ऐसा क्यों, बता सकते हैं? बिल्कुल सर बता सकते हैं। 57 का
सर पैसिव स्टेट बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया? ए, वेरी गुड। जिस जिसका आंसर है ए वो सभी सही है। क्या कहना चाह रहा है सर? ये तो बात सही कह रहे हैं आपके। पैसिव स्टेट में जो होता है कि क्योंकि केपी, के नॉट और के होता है, तो ये वाला पॉइंट तो सही हो गया। पैसिव स्टेट के अंदर स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? एक्ट एज ए एलिमेंट की तरह एक्ट करता है एंड सॉइल बिकम्स रेजिस्टिंग द एलिमेंट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। सॉइल क्या करती है? मेंटेन करती है स्टेबिलिटी के अंदर। किसमें? पैसिव के अंदर। अरे सर यही तो हो रहा है, क्योंकि ये वॉल टुवर्ड्स जा रही है ना पैसिव में, टुवर्ड्स। तो यार सॉइल रेजिस्ट कर रही है, इसको बियर कौन कर रहा है सर? सॉइल कर रहा है। इसमें क्या हो रही है? सॉइल तो अवे जाती है एक्टिव में, तो उसमें सॉइल क्या करती है? फोर्स लगाती है, रेजिस्ट थोड़ी करती है। इसमें रेजिस्ट कौन कर रहा है? सॉइल कर रही है। रेजिस्टिंग एलिमेंट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, सॉइल। बिल्कुल सर, सॉइल रेजिस्ट करती है। तो आंसर इज करेक्ट, इसलिए इसका पैसिव कोफिशिएंट ज्यादा होता है। वेरी गुड, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असर्शन और रीजन ये रहा आपका, बताइए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिएगा, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन द पोटेंशियल फेलियर प्लेन। अरे सर अल्टीमेट स्ट्रेस फेलियर प्लेन पे निकालते हैं क्या? हाँ कि ना? अरे सर हाँ। द क्रिटिकल शियर स्ट्रेंथ कॉजिंग फेलियर डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एज वेल एज द नॉर्मल स्ट्रेस इन द फेलियर प्लेन। सर किस किस पर डिपेंड करेगा बताइए? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है 58 का। बताइए क्या होगा? ए होगा प्रद्युमन के अकॉर्डिंग सर। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज ए। नवीन राजकुमारी, वेरी गुड। अरे सर ए ही तो होगा। कैसे होगा तो अब देख लीजिए। क्या बोल रहा है? द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल बट इट डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस एट द फेलियर पॉइंट। बिल्कुल सही है। जब तक फेल नहीं हो तब तक अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं निकलेगी। जिस भी पॉइंट फेल हो गया वो सॉइल मास की अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाएगी। अरे जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? शियर स्ट्रेस, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस एस सी प्लस सिग्मा एंड टेन फाइव होता है ना, ये शियर स्ट्रेस एस और टॉ बोलते हैं इसको, सी प्लस सिग्मा एंड टेन फाइव। तो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस टॉ या एस इज डिपेंड्स अपॉन दी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड वेल इन द नॉर्मल स्ट्रेस। बिल्कुल सर, नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड कर, प्रॉपर्टी मतलब सी और फाइव पे डिपेंड कर रहा है। सॉइल का कोहेजन, सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन और नॉर्मल स्ट्रेस सब पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सर, तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए क्लियर हुआ आपका 58 का। वेरी गुड, 58 का आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा, मशीन फाउंडेशन की बात कर रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, इन अ मशीन फाउंडेशन subjected to vibration, comma, frequency of vibration with damping is less than natural frequency of vibration. The frequency of vibration with damping omega d and natural frequency is omega n related to the expression. बेटा ये डैम्पिंग और अनडैम्पिंग की अगर बात करें तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये मशीन फाउंडेशन का कंसेप्ट है। और इसको थोड़ा सा समझना टिपिकल है, क्योंकि मशीन फाउंडेशन आपके कोर्स में नहीं है। अगर है तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा आपको। 59 की बात करें, मशीन फाउंडेशन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन डैम्पिंग इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अरे सर ये होता है डैम्पिंग इज लेस देन दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, डैम्पिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। डैम्पिंग क्या होगी सर? इट इज लेस देन दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डैम्पिंग ओमेगा डी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कितना? ओमेगा एन। डैम्पिंग से ओमेगा डी हो गया और नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ओमेगा एन हो गया, रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, डी इज दी डैम्पिंग रेशियो होता है। ये करेक्ट है आपका आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलैप्सिबल सॉइल, जल्दी से बता दीजिए। देखते हैं आंसर, जान दीजिए। कोलैप्सिबल सॉइल कौन सी होती है सर? ड्यून सैंड, लोएस, लेटराइट और ब्लैक कॉटन सॉइल। बताइए 60 का आंसर क्या होगा सर? बताइए। बिल्कुल सही है, लोएस्ट आर दी कोलैप्सिबल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल आर दी एक्सपेंसिव सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, द प्रीडोमिनेंट मिनरल रिस्पांसिबल फॉर द श्रिंकेज एंड स्वेलिंग ऑफ ब्लैक कॉटन। अरे अगेन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रीडोमिनेंट मिनरल, सबसे वो मिनरल जो कि किसके लिए रिस्पांसिबल है? श्रिंकेज और स्वेलिंग के लिए। कौन सा सर? ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर मोंट मोनलाइट, डी। बिल्कुल सही है, 61 का डी। कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल इज एन इंडिकेटर ऑफ। कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करती है, शियर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है क्या? डेंसिटी को, पोरोसिटी को, मॉइस्चर कंटेंट को। जल्दी से बताइए 62 का। अरे सर कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट करती है हमारे शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक नहीं नहीं, मॉइस्चर कंटेंट को नहीं, कंसिस्टेंसी जो मॉइस्चर कंटेंट को नहीं करती है। लिक्विड लिमिट बिल्कुल सही है। लिक्विड लिमिट हुआ, प्लास्टिक लिमिट हुआ या श्रिंकेज लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट क्या करती है? ये चीज निकाल क्यों रहे हैं? इट इज रिप्रेजेंट फॉर द शेयर स्ट्रेंथ की। सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है प्लास्टिक स्टेट के अंदर? तो इट रिप्रेजेंट शेयर स्ट्रेंथ, याद रखिए। कंसिस्टेंसी ऑलवेज रिप्रेजेंट द शेयर स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 63 के ऊपर। 63 को देखिएगा। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लिक्विड लिमिट के ऊपर क्वेश्चन है, पर थोड़ा टाइम लगेगा।
देखिए बताइए क्या होगा आंसर, सब पढ़ चुके हैं। While computing the value of limits of consistency and consistency indexes, दोनों पढ़ चुके हैं। It is found that liquidity index has a negative value। बताइए liquidity index की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है क्या? बताइए, 63 की बात कर रहे हैं। बताइए, वेरी गुड, डी आंसर आ रहा है। जितेंद्र, वेरी गुड। एंड मयंक, वेरी गुड, डी होगा आंसर। बिल्कुल, कब, जब सॉइल टेस्ट करोगे किसके ऊपर, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड एंड सॉफ्ट स्टेटा के ऊपर होगा। तो 2 और 3, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। 2 और 3 होगा, नॉट 4 नहीं होगा। हाँ, तो सेमी सॉलिड की होता है, मीडियम पे से नहीं। सेमी सॉलिड और इंडेक्स कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे। स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट, ये तो क्वेश्चन है, फटाफट करिए, बताइए आंसर क्या आएगा। स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट हैव 3 लेयर्स। कितनी लेयर है सर? 3 लेयर है of thickness Z1, Z2 and Z3 for 1 and 2 units and the corresponding permeability K1, K2 and K3 is 2, 1 and 4 unit. Average permeability in perpendicular to the bedding plane. फॉर्मूला पता है तो सॉल्व हो जाएगा फटाक से। कोई पावर का कंसेप्ट नहीं है, सिंपल से 4, 1, 2 और 2, 1, 4 लिख रखा है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा 64 का। बिल्कुल आंसर आ चुका है बी। बी किस किस का आंसर है? जिसका भी आंसर बी है वो सभी सही है। अरे सर करना क्या है, समेशन ऑफ एच अपॉन में समेशन ऑफ एच बाई के फॉर्मूला लगाना है। H1 प्लस H2 प्लस H3 मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और ये हो गया H1 अपॉन में K1, H2 अपॉन में K2 और H3 अपॉन में K3। H1 कितना है सर? डेप्थ कितनी है? 4 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय K1 कितना है? 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कर लीजिए, 4 5 6 7, 7 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। सर इसको जब करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी आ रहा होगा आंसर। क्लियर है? चलिए, तो ये कितना हो गया सर? ये 2 हो गया, और ये हो गया सर 1/2 हो गया। तो 2 प्लस, तो ये हो गया 3 प्लस 1/2, तो 3 2 जा 6, 7/2 हो गया। 7/2 हो गया तो 7/2 हो गया। 2 ऊपर चला गया, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया सर? 2 हो गया। चलिए, क्लियर सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, साइज पूछा है, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा टाइम। जल्दी, टाइम नहीं देंगे, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। ग्रेवल, सिल्ट, क्ले सिल्ट, होमोजेनस क्ले के लिए बताइए क्या होगा। ग्रेवल सर वो पार्टिकल है, साइज पूछा है कि परमेबिलिटी पूछी है? परमेबिलिटी है सर, ये साइज नहीं है। आई थिंक परमेबिलिटी, हाँ परमेबिलिटी पूछी है। बताइए क्या होगा परमेबिलिटी, साइज नहीं है ये। ग्रेवल सर कोर्स ग्रेन सबसे ज्यादा कितनी होती है सर? ग्रेवल की सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? ग्रेवल की। तो आंसर ए का क्या होगा सर? अकॉर्डिंग टू मी ए का आंसर सर फर्स्ट होगा। बिल्कुल, जिस जिसका आंसर अगर फर्स्ट है ए का, वो सभी सही है। सर अगर ए का फर्स्ट होगा तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर देखिएगा बी, क्लेई सिल्ट। अरे सिल्ट की क्या होती है सर? सिल्ट की लाई करती है किसके अंदर? सिल्ट की लाई करती है हमारी 10⁴ से 10⁶ तक। और अगर क्ले की बात करेंगे, होमोजेनस क्ले की, तो शुड बी लेस देन, तो क्या आ जाएगा आपका? डी का 3 आ जाएगा। तो यहां से समझ में आ रहा है। देखिए, दो अगर चीजें पता है तो आपको क्लियर है आंसर। डी आ रहा है आंसर, वेरी गुड। अरे सिर्फ अगर दो चीजें पता है, चीजें क्लियर है। देखिए, अगर बात करें ग्रेवल की सर, ग्रेवल की अगर बात करें तो ग्रेवल में क्या होता है सर? ग्रेटर देन 1 होता है। बिल्कुल, तो ए का 1 हो गया। तो ए का 1 कहां दिख रहा है सर? ए का 1 एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको एलिमिनेट कर दीजिए इस ऑप्शन को। ठीक है, चलिए सर, अब क्या करना है। अब हम लोग को क्ले का पता है, क्ले का सर लेस देन 10⁶ होता है। तो क्या हो गया? डी का 3 हो गया। डी का 3 कहाँ पे दिख रहा है? डी का 3 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा ना। दो पता है तो चीजें, कंसेप्ट क्लियर होगा सभी का। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 पे चलते हैं। देखिए, अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट, इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट, टाइम चलो दे ही देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट है बस आपके पास। इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट द कॉम्पैक्शन एफर्ट इज इंक्रीज्ड, इट विल रिजल्ट इन, अरे सर कॉम्पैक्शन एफर्ट इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी
क्या होती है सर? इंक्रीज होती है। पर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है सर? डिक्रीज होता है। तो क्या दिख रहा है आंसर 66 का? वेरी गुड मयंक। सबसे पहला मयंक का है 66 का, बिल्कुल सी है सर, कई बार सॉल्व कर चुके हैं ना यार। क्या बोलते हैं कि कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर कॉम्पैक्शन एफर्ट के इंक्रीज करने से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सर क्या होगा? डिक्रीज, पर ड्राई डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगी, क्योंकि गामा डी इज इक्वल टू गामा 1 + W। मुझे इतना तो पता है, कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाऊंगा तो गामा डी बढ़ेगा, ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी, जितना कॉम्पैक्शन बढ़ाएंगे उतना गामा डी बढ़ेगा। पर सर उसके साथ क्या, इनवर्स रिलेशन से वाटर कंटेंट या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। आंसर क्या है? सी। पहले भी कर चुके हैं इसको सॉल्व। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 के अंदर देखिएगा। टाइम स्टार्ट्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या होगा? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ डिस्पर्स स्ट्रक्चर, अरे सर पढ़े थे डिस्पर्स, फ्लोकुलेटेड, हनीकॉम्ब या सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, उनकी बात कर रहा है। डिस्पर्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन अ क्ले व्हेन द नेट इलेक्ट्रिकल forces between the adjacent soil particle at the time of deposition are repulsive। बिल्कुल सर रिपल्सिव होते हैं, क्योंकि फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है। रिमोल्डिंग एंड कॉम्पैक्शन ऑफ क्ले हैव अ हाई वॉइड रेशियो। होता है क्या सर? नहीं सर, वॉइड रेशियो तो कम होता है। इट इज देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स इन वाटर, और पैलेट्स हैव फेस टू फेस ओरिएंटेशन। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज मोर और लेस पैरेलल एरे। अरे सर ये भी सही है। तो क्या होगा सर? तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो 67 का क्या होगा सर? सिंपल सी दिख रहा है। 67 का आंसर हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी होगा। डी कैसे हो जाएगा बेटा? डी कैसे हो जाएगा? डी कैसे हो जाएगा? सी नहीं होगा क्या? भूल गए इतनी जल्दी? हो गया 1 मिनट। अरे सर डिस्पर्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ये ब्रिक मैसन की तरह स्ट्रक्चर होता है ना डिस्पर्स स्ट्रक्चर का। ये कुछ इस तरह से ओरिएंटेशन होता था आपका। हाँ, इसको बोले डिस्पर्स स्ट्रक्चर। इसमें कैसा सा फेस टू फेस होता है। फेस टू फेस होता है। फोर्स कौन सा? सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज हो, वो भी कैसा? रिपल्सिव। रिपल्सिव होता है। वॉइड्स तो सर कम है, तो यहाँ बोला सबसे पहले रिपल्सिव होता है। बिल्कुल सर रिपल्सिव होता है। रिमोल्डिंग कॉम्पैक्शन ऑफ क्ले हैव हायर वॉइड रेशो। अरे सर वॉइड रेशो हायर कहाँ होता है इसमें? तो रिमोल्डिंग कॉम्पैक्शन ऑफ क्ले हैव द हायर वॉइड रेशो। हाँ, रिमोल्डिंग के ऊपर हायर हो जाएंगे। और पैलेट्स दैट हैव फेस टू फेस ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही है। तो सर ए हो गया और 4 हो गया, 1 हो गया और 4 हो गया। और कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स इन वाटर, तो ये रिमोल्डिंग के अंदर कॉम्पैक्शन ऑफ क्ले हैविंग द हायर वॉइड रेशो। क्लियर हुआ? चाहिए तो एक 1 2 एंड 4 आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट चले आगे। देखिएगा, देखिए क्या आंसर है होगा आपका, जल्दी से बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। A triaxial test was conducted on a granular soil. At failure, sigma 1 dash or sigma y 3 dash was 3. The effective minor principal stress at the failure is 75. The principal stress difference at the failure will be, कितना होगा at the failure? The minor principal stress of the failure was 75 किलो पास्कल। तो क्या कर देंगे जल्दी से बता दीजिए फास्ट। कितना आंसर आएगा? 68 का। 68 का आंसर आ रहा है सर सी। सी कैसे आ रहा है? जल्दी से बताइए, सॉल्व करके बताइए सी कैसे आ रहा है। 75 × 3। 75 × 3 क्यों किया सर? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द फेलियर। अरे सर वो फेलियर की बात कर रहा है, वो सिग्मा 3 की बात कर रहा है, फेलियर। बाकी स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है सभी का? सी आ रहा है क्या? वेरी गुड, सी आंसर है। चलिए बिल्कुल सही होगा। तो सिग्मा 1/σ3 डिवाइड बाई 3 दे देगा। और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ऐसा क्यों लग रहा है कुछ चीजें गलत है? क्योंकि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 सेल प्रेशर को बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल। और ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंस एट द फेलियर। फेलियर पे डिफरेंस कितना होगा? तो सिग्मा 1 कैलकुलेट करिए और सिग्मा 3 कैलकुलेट करिए, फिर माइनस तो करिएगा उसको। ठीक है, तो सिग्मा 1 कितना हो गया? प्रिंसिपल स्ट्रेस का डिफरेंस पूछ रहा है, देखिएगा बेटा।
सिग्मा वन कितना हो गया सर हमारा, सिग्मा वन डिवाइडेड बाय सिग्मा थ्री, आपने बोल दिया 3 है, तो सिग्मा थ्री इसने दे रखा है, तो 3 × 75, तो 225 तो हो गया। अरे तो अब क्या पूछना चाह रहा है, ये डिफरेंस पूछना चाह रहा है, एट फेलियर पे कितना होगा, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री। सिग्मा वन क्या होता है सर, सिग्मा वन प्लस सिग्मा वन का सिग्मा थ्री प्लस डिवाइडेड स्ट्रेस होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, अब बताइए आंसर कितना, 150 आ रहा है ना, तो डिफरेंस पूछ रहा है, कहता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए। 225 माइनस क्या कर देंगे सर, 75, विच विल गिव यू दी फेलियर प्लेन के ऊपर स्ट्रेस दे देगा कितना, 150। तो आंसर ये नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंस नहीं पड़ा आपने, ये डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, चले आगे, वेरी गुड। देखिएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर फुटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैविंग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 50। अरे सर स्क्वायर फुटिंग में कल भी किया था, क्ले की बात कर रहा है और पूछ रहा है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 50 है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। जल्दी से बताइए, यूजिंग स्कैम्पटन इक्वेशन लिख दिया, तो फॉर्मूला पता है ना सर, इस स्कैम्पटन इक्वेशन के लिए सी इंटू एनसी होता है, और एनसी की वैल्यू किसके लिए, स्ट्रिप के लिए 5, स्क्वायर रेक्टेंगुलर सर्कुलर के लिए कितनी सर, 6। 6 इंटू क्या करना है आपको, कोहेजन। कोहेजन क्या हो जाएगा सर, अरे सर कोहेजन अल्टीमेट का क्या होता है, ट्वाइस होता है, डिवाइड बाय 2 होता है। सी आंसर आ गया, किस किस का आंसर आ गया, सी, वेरी गुड। इसका भी आंसर 150 है, सभी स्टूडेंट क्लियर है। देखिए दो चीजें आपको बताई थी आपको, क्या बोल रहा है, क्ले, क्ले बोल रहा है तो सी इक्वल्स टू क्यू यू बाय 2 होता है क्ले की कंडीशन में। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखो यहाँ दे रखा है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है सर, 50 किलो न्यूटन, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से तो कितना आ गया सर, 25 आ गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करें यूजिंग स्कैम्पटन इक्वेशन, स्कैम्पटन इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, सी इंटू एनसी, नेट अल्टीमेट देता है आपको सी एनसी, तो सी कितना, क्वेश्चन सर 50 है अपने पास, 50 डिवाइड बाय 2 लिख दिया, 25 लिख दीजिए। एनसी कितना है सर, एनसी इज फॉर स्क्वायर फुटिंग इज 6, तो 25 इंटू 6 कितना हो गया, 150 हो गया ना, 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए होता है, एनसी के वैल्यू फॉर स्क्वायर के लिए, स्ट्रिप के लिए कितनी होती है सर, 5 होती है। क्लियर हुआ, वेरी गुड, सभी का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। Two foundation, one is narrow and another one is wide, on resting on a bed of sand, carrying a same intensity, carrying a same intensity of load per unit area, then which of the like to fail nearly। एक किस पर रेस्ट कर रही है सर, एक रेस्ट कर रही है, एक नैरो है और एक वाइड है, रेस्टिंग ऑन अ बैंड ऑफ दिस सैंड। बताइए, बताइए कितना, 70 का बात कर, 70 का आंसर क्या होगा, सी बोल रहे हैं, जो सना बोल रही है सर सी होगा। सी कैसे होगा, बोथ विल फेल साइमल्टेनियसली, सी नहीं होगा, सी तो नहीं होगा, और बताइए फास्ट, लास्ट 10 सेकेंड्स। अरे सब चीजें किससे रिलेटेड है, अरे सेटलमेंट, प्लेट लोड टेस्ट पढ़ा था, सेटलमेंट और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी देता है, तो वहां क्या देखा था सर, क्ले के अंदर तो विड्थ पे डिपेंड नहीं करता है, साइज ऑफ द फुटिंग पे डिपेंड नहीं करता है, पर अगर बात करेंगे सैंड की, कोई सॉइल की, तो ये क्या बोल रहा है सर, यही तो बोल रहा है, रेस्टिंग द बैंड ऑफ सैंड, सैंड की बात करें डिपेंड्स ऑन द विड्थ, तो पता था डिपेंड्स ऑन द विड्थ, एसएफ1 में एसपी को बीएफ में बीपी होता है। ठीक है, उसी तरह से बात कर रहे हैं। और क्यू अल्टीमेट लोड की बात करें तो क्यू यू ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू क्यू यू ऑफ प्लेट था किसके अंदर, क्ले के केस में, और क्यू यू ऑफ फुटिंग अपॉन में क्यू यू ऑफ प्लेट जो था, ये किस पे, बी एफ बाई बीपी पे डिपेंड करता था, किसके अंदर, इन केस ऑफ सैंड के अंदर। तो ये तो पूछ रहा है, तो क्या होगा, अरे जितनी बी एफ और बीपी ज्यादा होगा, विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही क्या होगा, बियरिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी। अरे विड्थ बढ़ा दूंगा तो बियरिंग कैपेसिटी सर बढ़ जाएगी ना, बिल्कुल। तो क्या है सर, नैरो फाउंडेशन जो होगी सेटल हो जाएगी, तो विच वन इज लाइकली टू फेल अर्ली सर, नैरो फाउंडेशन। क्वेश्चन वही है,
क्वेश्चन वही है, आप क्या सोच नहीं पा रहे उस तरीके से? सोचिए, थोड़ा दिमाग को एक्सपेंड कीजिए। क्या समझ में आया सभी को? अब जल्दी से बताइए, डन करिए फास्ट। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। चीजें जो पढ़ रखी हैं वहीं से, कुछ नया नहीं है। न्यू मार्क्स चार्ट देखते ही बता दीजिए। न्यू मार्क्स चार्ट, आई इन्फ्लुएंस फैक्टर की बात कर रहा है। क्या होता है सर? 1 अपॉन में m क्रॉस n, कॉन्सेंट्रिक सर्किल इनटू रेडियल लाइंस। तो क्या कर देंगे? 10 क्रॉस 20। कल भी किया था अपन ने क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर आ रहा है? 1 अपॉन में 200 विच इज इक्वल टू 0.005। क्या होगा सर? इज इक्वल टू 0.005 होगा। क्लियर हुआ? डी कल भी किया था आंसर। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर होगा डी। देखिए, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रिजिड फुटिंग ऑन अ कोइजनलेस सॉइल, ये सभी का बनना चाहिए। विद डायग्राम आप सभी को समझाया था मैंने। बताइए, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर? पर रिजिड फुटिंग की बात कर रहा है, और कोइजन लेस सॉइल मतलब सैंड की बात कर रहा है। बताइएगा, सैंड के केस में कॉन्टैक्ट प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम कहां पे होगा? बताइए। 72 की बात चल रही है। क्या है आंसर? नहीं समझ पाए? अरे डायग्राम बनाया तो था, फ्लेक्सिबल में बताया था। फ्लेक्सिबल में क्ले के लिए कप, और जल्दी से बताइए। सी आंसर आ गया। किस किस का आंसर आया? सी, 72 का सी। वेरी गुड। जिस भी स्टूडेंट का आंसर आया सी, वो सही है। जीरो एट द एजेस एंड मैक्सिमम एट द सेंटर। अरे ये बात कर रहा है रिजिड फुटिंग की। रिजिड फुटिंग एक क्लू पॉइंट ये। सेकंड, कोइजनलेस सॉइल मतलब सैंड की बात कर रहा है। तो खत्म कहानी यहाँ पे, इतने में ही खत्म। क्यों? क्योंकि देखिए, सब फ्लेक्सिबल के अंदर कब बनता है? क्ले के लिए, ठीक है, और सैंड के लिए आपका इन्वर्टेड बनता है। ये तो फ्लेक्सिबल की बात हुई। रिजिड की बात करेंगे तो क्ले के लिए क्या बन जाएगा सर? अपोजिट। और सैंड के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये सैंड के लिए, क्ले के लिए अपोजिट होता है ना, तो ये याद रखना था केवल। तो देख लीजिए, रिजिड फुटिंग ऑन सैंड, तो ये सैंड है। तो मैक्सिमम, मैक्सिमम एट द सेंटर। हाँ सर, ये सेंटर पे क्या है सर? मैक्सिमम एजेस पे क्या है सर? जीरो है, तो जीरो एट द एजेस। क्लियर हुआ? सी ऑप्शन। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, यहाँ तो क्या दे रखा है आंसर? केवल हाँ, ये दोनों तरफ देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए। स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी ऑफ 40 सेंटीमीटर डायमीटर ड्रिवन कंक्रीट पाइल फॉर द पोर्शन ए बी एंड सी इज 17 किलो न्यूटन, 63 किलो न्यूटन एंड 503 किलो न्यूटन, एंड पॉइंट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 11,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल पाइल लोड कैपेसिटी, टोटल पाइल लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगा सर? जल्दी से बताइए, टोटल पाइल लोड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो देखिए, अब डायग्राम को देखते हैं। तीन लोड दे रखे हैं आपको। पोर्शन ए पे कितना है आपका? स्किन फ्रिक्शन 17 किलो न्यूटन, 63 है, फिर 503 है, एंड द पॉइंट लोड कैपेसिटी इज 11,000 किलोमीटर। टोटल पाइल लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए, ये आपका डायग्राम है। तो इसमें देखिए, जो पाइल है, इसमें पोर्शन ए बी और सी सभी की आपको हाइट दे रखी है, और सभी की इंडिविजुअल क्या दे रखी है सर? आपकी कैपेसिटी दे रखी है, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दे रखा है। तो सबसे पहले उन सबको सम करेंगे, क्योंकि क्या होगा सर? स्किन फ्रिक्शन प्लस, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे एंड बियरिंग रेजिस्टेंस भी तो लग रहा है, क्योंकि रेस्ट कर रही है ना स्टीफ स्ट्रेटा पे। देखिए, ये बना रखा मतलब क्या? स्टीफ स्ट्रेटा है। तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस प्लस स्किन फ्रिक्शन दोनों होगा। तो देखिएगा, स्किन फ्रिक्शन तो गिवन है 17 प्लस कुछ था 503, और एक और कुछ वैल्यू थी। देखिए, जो भी वैल्यू है सभी को सम कर देंगे, प्लस साथ साथ में ये तो क्या होगा सर? दिस इज कॉल्ड द स्किन फ्रिक्शन। अब आती बात एंड बियरिंग की। तो एरिया ऑफ एंड बियरिंग कितना हो जाएगा सर? एरिया ऑफ एंड बियरिंग हो जाएगा हमारा कितना सर? π/4 ऑफ डी स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर है तो π/4 ऑफ डी स्क्वायर हो गया। इसको जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? देखिए, 1965। देखिएगा, सी आंसर आ रहा है। वेरी गुड। 73 की बात कर रहे हैं, आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। तो लोड इनटू एरिया क्या करेंगे सर? लोड इनटू एरिया। तो लोड कितना था? 11,000 इंटू एरिया। ये तो हो गया एंड बियरिंग का, और ये स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू जाएगी। सभी को ज्वाइन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दी पाइल 1965। वेरी गुड। किसने? मयंक ने। वेरी गुड। चलिएगा, आया समझ में? देखिए, एक बार वापस देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? एंड बियरिंग रेजिस्टेंस गिवन है, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस गिवन है 17, 63 और 503 किलो न्यूटन रेस्पेक्टिवली, एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 11,000 है।
अरे सर लोड कैरिंग कैपेसिटी तो P इंटू पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर, डायमीटर कैसा है, डायमीटर देखो दे रखा है सर्कुलर, पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर लगेगा, ऐसे कितना आंसर आ जाएगा, सबको सम करेंगे तो आंसर आएगा 1965। क्लियर हुआ, वेरी गुड। देखिए, हाँ बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या क्वेश्चन है, द सिंकिंग एफर्ट इन वेल फाउंडेशन इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वेल staining to that of skin friction developed on the side and should prefer be, बताइए कितना होगा, 74 का। सिंकिंग कब होगी, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द वेल सर क्या हो जाएगा, किससे, स्किन फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तभी तो होगा। कुछ सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में जाना चाहिए था कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर हुआ सभी को, 74 की बात कर रहा हूँ, 74 का आंसर क्या होगा सर, सी होगा। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो लिख रखा है कि सिंकिंग एफर्ट, सिंकिंग एफर्ट जो है, सिंकिंग कब होगा आपके वेल के अंदर, जब वेल फाउंडेशन के अंदर रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वेल, वेट ऑफ वेल डिवाइडेड बाय द स्किन फ्रिक्शन, स्किन फ्रिक्शन कब होगा, जब वेट ऑफ द वेल डेवलप इन साइड एंड शुड बी प्रिफर्ड बी ग्रेटर देन 1 होगा। अरे जब आपका वेट ऑफ द वेल ज्यादा हो जाएगा स्किन फ्रिक्शन से तभी तो होगा। अरे जब वेट लोड ज्यादा होगा तभी तो सेटल करेगा, नहीं तो सेटल क्यों होगा, स्किन फ्रिक्शन ज्यादा है आपका, अगर स्किन फ्रिक्शन ज्यादा है या बराबर है तो क्या करेगा वो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। जब आपका वेट ऑफ द वेल, वेट ऑफ वेल अगर क्या हो गया सर, ज्यादा हो गया स्किन फ्रिक्शन से, मतलब रेजिस्टेंस से, तो क्या कर जाएगा सर, वेल सिंक कर जाएगा। ये तो पूछ रहा है, इस ग्रेटर देन 1 होगा तब होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा। बताइए, लिक्विफेक्शन पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो गलत तो नहीं होना चाहिए लिक्विफेक्शन के ऊपर। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल सॉइल कैन एक्सपीरियंस लिक्विफेक्शन अंडर वाइब्रेशन, सभी सॉइल, अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, सभी सॉइल में थोड़ी लिक्विफेक्शन देखने को मिलेगा, तो ये वन गलत हो गया, वन तो यहाँ से सीधे से गलत हो गया। केवल किसमें मतलब सैचुरेटेड सॉइल के अंदर मिलता है, सैचुरेटेड सैंड्स के अंदर मिलता है लिक्विफेक्शन, जनरल एसोसिएटेड विद द सैंडी सॉइल, हाँ सर सैंडी सॉइल में, कोर्स ग्रेन सॉइल में ही तो होता है, बिल्कुल सही है। लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल नॉर्मल क्ले, सर पॉसिबल नहीं है क्या, अरे सर क्ले में पॉसिबल नहीं है क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए क्या क्ले में पॉसिबल नहीं है क्या। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्या होगा, हाईली सेंसिटिव क्ले जो होती है उसमें अगर वाइब्रेशन करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हाईली सेंसिटिव की बात कर रहे हैं, हाईली सेंसिटिव क्ले जो होगी वो चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ, सभी को क्लियर हुआ, क्या होगा आंसर, आंसर होगा सर, आंसर नंबर इज डी, 75 का डी होगा। देखिए 75 की अगर बात करें तो ऑल सॉइल में नहीं होता, वन गलत, इसको हटा दिया। अच्छा सैंडी सॉइल का जनरली सर, जनरली सैंडी सॉइल में होता है, बिल्कुल ये सबसे एक्यूरेट, टू तो सबसे होगा, टू तो इन तीनों में है ना, चल बिल्कुल सही है। हाईली सेंसिटिव अगर क्ले होती है, हाईली सेंसिटिव उसको वाइब्रेशन करा जाए तो हाईली सेंसिटिव मतलब क्या है, थोड़ा सा उस पर वाइब्रेशन होता है वो सर क्या कर जाएगी, वो फ्लो कर जाएगी, लिक्विफेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल हाईली सेंसिटिव के अंदर होगा, तो 4 भी होगा और 2 भी होगा। तो क्या सर लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल, हाँ सर नॉर्मल क्ले में नहीं होता है, क्योंकि क्ले कैसी होती है सर, कोहेसिव होती है, तो कोहेसिव में क्या होता है, कोहेजन होता है, पर सेंसिटिव की बात करें तो उसके अंदर क्या है, वाटर कंटेंट है, उस पर थोड़ा सा लोड लगते है, थोड़ा सा वाइब्रेशन होते है, वो फैल जाएगी। लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल, हाँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सभी क्ले के अंदर, तो नॉर्मल क्ले के अंदर पॉसिबल नहीं होता, तो ये भी सही हुआ ना आपका, आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर सभी का, बी नहीं होगा बेटा, समझ में नहीं आया क्या, लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल नॉर्मल क्ले, नॉर्मल क्ले में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। पर सेंसिटिव क्ले में देखने को मिल जाता है लिक्विफेक्शन। क्लियर हुआ, पहली बात तो क्ले में होता ही नहीं, पर सेंसिटिव क्ले में होता है, स्पेशली किसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है आपका सैंडी सॉइल का होता है, ठीक है। आंसर बी नहीं होगा, आंसर होगा डी, यहाँ लिख रखा है नॉट पॉसिबल नॉर्मल क्ले, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि सर हर क्ले के नॉर्मल क्ले के लिए पॉसिबल नहीं है, हाँ तो ये सही है, करेक्ट है ना ये, बाकी दो चीज करेक्ट थी। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, देखिएगा 76, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, on which of the following factor does the behavior of the sand mass to cause liquefaction during the earthquake largely depend, अरे सर
सैंड के अंदर लिक्विफिकेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? बताइए 76 का आंसर। क्या बोल रहे हैं? 76 का आंसर बी बोल रहे हैं। 2 3 4। अरे नहीं सर, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 76 का ए। आंसर होगा ए। जूम आउट करें, देखिए ये रहा आपके पास। बुझाए कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे लिक्विफेक्शन के लिए। देखिए अब क्लियर हुआ सभी को, दिख रहा है? तो सर सबसे पहले अगर बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी सबसे मेन फैक्टर है लिक्विफेक्शन का। डेंसिटी का ज्यादा तो लिक्विफेक्शन होगा ही नहीं। तो सबसे मेन फैक्टर बिल्कुल एंगुलर इंटरेक्शन डायरेक्शन, मतलब फाई, फाई के ऊपर डिपेंड करेगा बिल्कुल। फाई पे डिपेंड करेगा, यस सर करेगा। द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी से अपन उसके ऊपर वाइब्रेशन कर रहे हैं या अर्थक्वेक शॉक्स लग रहे हैं, उससे लिक्विफेक्शन डिपेंड करेगा। द नंबर ऑफ साइकिल्स, कितनी बार लगा रहे हैं अपन, कितनी बार वाइब्रेशन कर, नंबर ऑफ साइकिल्स से बिल्कुल डिपेंड करता है। लिक्विफेक्शन इज आल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? ए बी सी डी, मतलब 1 2 3 4 सारे ही होंगे। नीचे के तीन तो सर क्लियर है, बट ऊपर नंबर ऑफ साइकिल्स पे कितनी बार उसके ऊपर लोड लगाएंगे, उस पे भी आपका डिपेंड करेगा। वेरी गुड, उस पे भी आपका डिपेंड करेगा। जूम कर दिया, ठीक है, तो ऑल फैक्टर्स होगा। चलिए आगे चलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फिर बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, ये वाला क्वेश्चन। देखिए 30 सेकंड्स लगने चाहिए, इतना प्रैक्टिस हो चुकी है, 30 सेकंड्स लगने चाहिए। बताइए, स्प्लिट स्पून सैम्पलर, स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर, रोटेटरी सैम्पलर, कंप्रेस एयर सैम्पलर। बताइए ये सर क्या है? सभी आपके सैम्पलर्स का एग्जाम्पल है, पर इतना डीप में हमने नहीं पढ़ा, तो फिर भी देखिए क्या होगा आंसर, बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा, लास्ट 5 सेकेंड्स एंड टाइम विल बी स्टॉप। नहीं पता, कोई बात नहीं, देखिएगा। स्प्लिट स्पून सैम्पलर जो होता है, ये होता है सर आप सभी टाइप ऑफ सॉइल के लिए। ठीक है, इट विल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, सभी सॉइल के लिए स्प्लिट स्पून सैंपल का यूज करते हैं। तो ए का 1 हो गया, ये तो सभी को पता होगा। ए का 1 हो गया तो ये बी और डी तो एलिमिनेट हो गया, तो आंसर होगा ए, ये आंसर होगा सी। अब देखिएगा, स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर, देखिए नाम से समझिए, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब उसका मूवमेंट नहीं होता, अनडिस्टर्ब सॉइल देगा, बिल्कुल अनडिस्टर्ब के लिए। किसके लिए होता है? अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ सैंड, नहीं सर, अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ क्ले। हाँ सर, ये क्ले के लिए होता है, क्ले एंड सिल्ट के लिए होता है। तो बी का क्या होगा? 3 होगा। तो बी का 3 किसमें है? बी का 3 इसमें है। ये भी सही है, ये भी अभी भी इसमें सही चल रहा है अभी तक। तो क्या बोला? स्टेशनरी मतलब जिसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता, जिसमें डिस्टर्बेंस अगर नहीं होगा तो उसमें क्या बोल सकते, जिसमें डिस्टर्बेंस नहीं है मतलब स्टेशनरी है। किसके लिए होगा? क्ले और सिल्ट के लिए होगा। अरे सर रोटेटरी, रोटेटरी का मतलब क्या? वो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा मतलब डिस्टर्बेंस होगा। और अगर सर डिस्टर्बेंस हो गया तो क्ले और सिल्ट के लिए नहीं होगा, फिर किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? फॉर दी हार्ड सीमेंटेड कोहेसिव सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए होगा, बिल्कुल सर। तो क्या होगा? रोटेटरी सैंपल फॉर दी कोहेसिव सॉइल, तो सी का फोर्थ। हाँ सर, सी का फोर्थ होगा। अब बचा हुआ क्या? कंप्रेस्ड एयर सैंपल जो होता है, कंप्रेस्ड एयर सैंपल अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ सैंड बिलो दी वाटर टेबल, वाटर टेबल के बिलो के लिए इसको यूज करते हैं। क्लियर हुआ? देखो नाम से समझ में आ रहा है, स्प्लिट स्पून सैंपल सभी टाइप सॉइल के लिए होता है, बिल्कुल। स्टेशनरी मतलब आपको मूवमेंट नहीं होता, उस वो सैंपल से आपको मूवमेंट नहीं, और मूवमेंट नहीं होगा तो सर वो क्या होगा? फाइन सैंड के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यूज फॉर द क्ले एंड सिल्ट के लिए। सो मूवमेंट, अगर हल्का सा मूवमेंट होगा तो स्ट्रक्चर क्या करेगा? डिस्टर्ब कर जाएगा। और फिर बात करें रोटेट, रोटेट हो रहा है जिसमें मूवमेंट डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस के लिए मतलब किसके? कोहेसिव सॉइल के लिए। और लास्ट कंप्रेस एयर का मतलब वाटर टेबल से नीचे के लिए। और अनडिस्टर्ब सैंड बिलो दी वाटर टेबल, बिलो दी वाटर टेबल के लिए कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस एयर सैंपलिंग का यूज करेंगे। क्लियर हो सभी को? वेरी गुड, एक बार थम्स अप करिए, फास्ट डन करिए सभी स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1342। यस, चले अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिएगा।
बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या है आपका? अ फुटिंग ऑफ 3 मीटर क्रॉस 3 मीटर साइज ट्रांसमीटर लोड ऑफ 1800 किलो न्यूटन, द एंगल ऑफ लोड डिस्पर्जन इन द सॉइल इज 5 10 इनवर्स 0.5, व्हाट इज द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय द फुटिंग लोड एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर, एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर, बताइए। स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस क्या होता है सर? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर पे निकालना है आपको स्ट्रेस। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले तो ये बता दीजिए। ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला लग सकता है बिल्कुल। कितना आंसर आ चुका है? आंसर आ गया 28.125। वेरी गुड, आंसर आ गया 28.125। कौन सा फॉर्मूला लगाया मयंक? जल्दी से बता दीजिए फॉर्मूला, फास्ट। केवल अभी तक मयंक का है और आंसर सही है, 28.125 होता है किलोटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। बताइए क्या आंसर आया, मतलब किस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपने? मयंक सी आपका सही है। बताइए फॉर्मूला, बताइए सभी को ताकि पता चल सके कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपने। स्क्वायर फुटिंग का बताइए फॉर्मूला, लिख के बताइए स्क्वायर फुटिंग का कौन सा फॉर्मूला, जल्दी से बताइए ताकि स्टूडेंट्स सॉल्व कर सके। बाकी स्टूडेंट्स मयंक एंड नवीन, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने जिससे आंसर आया? फॉर्मूला लिख के बता दीजिए स्टूडेंट्स को ताकि वो सॉल्व कर सकें। अरे स्क्वायर फुटिंग है, मैंने बताया तो था आपको, भूल गए इतनी जल्दी? इतनी जल्दी भूल गए क्या? आंसर आ जाएगा उससे जो बताए थे फॉर्मूले आपको। सिग्मा जेड वर्टिकल स्ट्रेस, सिग्मा जेड स्क्वायर फुटिंग क्या होता है सर? क्यू इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यू इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस 2nz का होल स्क्वायर। यही तो बताया था, ये फॉर्मूला लगाइएगा। एन क्या है सर? एन स्लोप है, वो कितना है? 1/2 इज इक्वल टू 0.5 स्लोप है आपका। क्लियर हुआ? स्क्वायर फुटिंग, हाँ बिल्कुल सही है, स्क्वायर फुटिंग का फॉर्मूला लगा दीजिए। समझ में आया? डायग्राम कैसा बनेगा सर? कुछ इस तरह से बनेगा। ये डायग्राम था। ये डेप्थ कितना है सर? 5 मीटर है डेप्थ। ये 3 मीटर टॉप का है। ये कितना हो जाएगा सर? एन जेड। और ये भी हो गया सर एन जेड। तो कितना होगा? 0.5 इंटू जेड। तो 0.5 इंटू जेड, ये भी 0.5 इंटू जेड, ये हो गया 3। तो क्या हो जाएगा? बी प्लस 2nz हो गया। ठीक है, बस इसको नोट कैलकुलेट करना है। क्यू लोड लग रहा है इसके ऊपर, वो कितना लिख रहा है? 180, 1800 किलोन्यूटन लग रहा है आपको। तो फॉर्मूला क्या हो गया? वही फॉर्मूला क्यू बी स्क्वायर एरिया और बॉटम का क्या होगा? बी प्लस 2nz का होल स्क्वायर को इसमें वैल्यू पुट करेगा, सिग्मा जेड की वैल्यू आसानी से आ जाएगी आपके पास। क्लियर हुआ? वेरी गुड, आंसर हो जाएगा सी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। बताइए, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 79 की बात हो रही है। देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका 79 का। बताइए, अ स्ट्रिप फुटिंग हैविंग 1.5 मीटर विड्थ, हाँ वाइड width founded at a depth of 3 meter below ground level in a clay soil having C is 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, phi is 0 डिग्री and unit weight is इतना, what is the net ultimate bearing capacity Skempton's analysis? अरे सर, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी स्कैम्पटन एनालिसिस सी एन सी होता है। और स्ट्रिप फुटिंग की बात करेगा तो कितने लेंगे सर? 5 लेंगे। 5 इंटू एन सी आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा आपका आंसर। बताइए कितना होगा आंसर 79 का? 79 का बताइए। पर अब ये देखो यहाँ पे डेप्थ की कहानी आई है। डेप्थ की 3 मीटर बिलो डेप्थ कितना सर? 0 से 2.5 होता है तब लेते हैं 5। तो अब यहाँ पे सेकंड केस आ गया है 2.5 से, 0 से 2.5 से है, तो आपका डेप्थ के फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा 5 1 + 0.2 DF बाई बी फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए। ठीक है, नहीं तो अगर 0 होती तो उसके लिए क्या लेते हैं? 5 लेते हैं और 6 लेते हैं। इसके लिए क्या होगा? अपन 5 1 + 0.2 DF बाई बी। और ये तो स्ट्रिप की बात है, स्क्वायर के लिए क्या लेंगे?
6 1 प्लस 0.2 DF बाय बी लेते हैं। क्लियर हुआ? तो बताइए फॉर्मूला आपको पता है। और स्कैम्पटन्स थ्योरी क्या देता है सर? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी देता है, क्योंकि टर्जा की देता था अल्टीमेट बियरिंग, ये तो क्यू एन यू देता है डायरेक्ट ही। बताइए फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला बता दिया आपको एनसी का, बस यही तो है 5 1 प्लस 0.2 DF बाई बी। अप्लाई करिए। और सी कितना लेंगे सर? 5 लेंगे। और एनसी की वैल्यू कितना हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सॉल्व करिए, कितना आएगा आंसर आपका? स्ट्रिप फुटिंग के लिए पूछा है। डी आ रहा है 140। वेरी गुड। किस किस का आंसर डी आ रहा है? अभी तक तो आया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। सर क्या क्या बात करना चाह रहे हैं सर? स्ट्रिप फुटिंग, सबसे पहला पॉइंट यहाँ समझ में आ गया सर। स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। 1.5 मीटर विड्थ है और डेप्थ हो गई सर टीम 3 मीटर। अरे डेप्थ अगर जीरो से लेके डी एफ बाई बी, डेप्थ बाई विड्थ सर कितना हो जाएगा? ये कितना होगा सर? 2.5 के बीच में होगा। ठीक है, तो उसमें अपन क्या लेंगे? डी एफ बाई बी कर लीजिएगा। डेप्थ बाई विड्थ दे रखी है आपको, डेप्थ 3 बार डिवाइड बाई 1.5, तो कितना होगा? 30। तो ये हो गया 2, तो इसके बीच में लाई कर रहा है ना ये, बिल्कुल सर। जीरो से लेकर 2.5 के बीच में लाई कर रहा है 2, बिल्कुल। डी एफ बाई बी का रेशियो कितना? 2 हो गया। बाकी सब कुछ गिवन है आपको। व्हाट इज अ नेट अल्टीमेट बेसिस? स्क्रैम्पटन देखता है क्या? क्यू एन यू तो देता है, फॉर्मूला सी एन सी होता है। अब कंडीशन क्या लगानी है? स्ट्रिप फुटिंग की। और कब? जब डेप्थ 0 से 2.5 के बीच में होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? सी तो कितना हो जाएगा सर हमारा? स्ट्रिप के लिए 5 होगा, बिल्कुल। 1 प्लस 0.2 एनसी की वैल्यू डी एफ बाय बी पुट करिए, तो क्या हो गया? 5 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 1 प्लस 0.2, डेप्थ कितना सर? और 1.5, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे सॉल्व करिए। 5 1 प्लस 15, ये 2 हो गया, 0.4 हो गया। ठीक है, 0.4 प्लस 1.4 इंटू 5 कितना? 7। कितना आ रहा है जल्दी से बताइए? कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। वेरी गुड, 7 आ रहा है सभी का। यहाँ से 7 आ चुका, मेरा भी। तो यहाँ से सर क्यू एन यू की वैल्यू क्या आ गई सर? 7 आ गई। तो क्या यहाँ पे खत्म हो गया आंसर? तो सर 140 आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आंसर बोल रहे हैं आपको 140। तो अब क्या होगा सर? 20 इंटू 7 करेंगे, मतलब यूनिट वेट इंटू क्या करेंगे? यूनिट वेट इंटू क्यू एन यू कर देंगे। तो 7 इंटू 20 कर देंगे। इससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अरे कोएजन तो रह ही गया ना, कोएजन की तो वैल्यू करेंगे, कोएजन की तो वैल्यू करेंगे। ये जो वैल्यू आई है ये किसकी है? ये एनसी की वैल्यू है। ये एनसी की वैल्यू है। पूरी जो वैल्यू अपने सॉल्व करी है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे? एनसी की वैल्यू कितनी आई है? हमारी एनसी की वैल्यू है 7। तो फॉर्मूला क्या होता है? क्यू यू इक्वल टू सी एन सी होता है ना, यही तो होता है। ये एनसी की वैल्यू कैलकुलेट हुई है, यहाँ पे ये क्यू एन यू नहीं था। ठीक है, थोड़ी गलती से हो गया। ये क्या होगा? ये एनसी था, एनसी की वैल्यू 7 है। तो क्या करना है? सी एन सी, तो एनसी को 7 पुट कर दिया। कोहेजन कितना है? देखो 20 किलोटन पर मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो 20 अपन कर देंगे, तो अब आएगा आपका 140। हाँ ये था। क्लियर हुआ सभी को? हाँ थोड़ा सा वहां पे हो गया। ये एनसी की वैल्यू है, ये पूरी एनसी की वैल्यू 5 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी। वो सी की नहीं है, सी तो अपना क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला था, ये एनसी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा 79 का 80। बताइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? नहीं है, जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ पढ़ रखा है। एक टेस्ट को छोड़ के सब कुछ पढ़ रखा है। बताइए, एक वो टेस्ट भी आपको पता है, जल्दी बताइए। सीक्वेंस बताइए क्या बनेगा? एटी का, एटी का सीक्वेंस क्या बनेगा? ए बी सी डी के साथ सीक्वेंस क्या बनेगा? 3142 बोल रहे हैं, देखते हैं। देखते हैं। 3142 बोल रहे हैं नवीन एंड प्रद्युमन। बिल्कुल, अगर इतना बोल रहे हैं तो शायद यही होगा। फिर भी देखते हैं क्या होगा। कैसरग्रांडे ऑपरेटर सर लिक्विड लिमिट के लिए होता है, बिल्कुल। तो ए का क्या लिख देंगे? ए बी सी डी, यहाँ पे लिख रहा हूं। ए के सामने
ए का। लिक्विड लिमिट लिखा है कहीं सर? लिक्विड लिमिट, अरे नहीं सर, कंसिस्टेंसी लिखा है। बिल्कुल सर, कंसिस्टेंसी के लिए बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो ए का 3 हो गया, तो 3 हो गया। बी हाइड्रोमीटर पार्टिकल साइज एनालिसिस, तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है, तो 3 1 हो गया। सी का प्लेट लोड टेस्ट बियरिंग कैपेसिटी, तो ये हो गया 4। और डी का ऑडियोमीटर टेस्ट और कंसोलिडोमीटर टेस्ट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द परमिएबिलिटी कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल। ऑडियोमीटर कंसोलिडोमीटर दोनों ही क्या होते हैं? कंसोलिडेशन के लिए होते हैं। तो 3142 सभी का आंसर है। वेरी गुड, 3142। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आंसर है सर 3142, डी हो गया ऑप्शन, ठीक है। 3142 ये रहा डी। चले देखिएगा, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या है क्वेश्चन? व्हेन अ लोड टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय पुटिंग अ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट on top of a sandy deposit, the ultimate bearing capacity was observed is 60 kiloton per meter square. What is the ultimate bearing capacity for strip footing of 1.2 meter width to be placed on the surface of the same soil? अरे सर, ये किसकी बात कर रहा है? स्कैम्पटन की बात कर रहा है ना। बिल्कुल, स्कैम्पटन से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और कहाँ बोल रहा है? प्लेस्ड है सर ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? वही तो होगा 81 का। बताइए क्या, जल्दी से। उससे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पर सर वो तो नेट अल्टीमेट देगा, यहाँ पे तो अल्टीमेट पूछा है। नहीं, फिर उससे सॉल्व नहीं होगा, फिर वो तो नेट अल्टीमेट देगा। नहीं तो अपन सीधे कर लेते 5 इंटू एनसी कर देते, सीएनसी। पर यहाँ पे कैसे सॉल्व करें बताइए? क्यू एन यू कैसे सॉल्व होगा, जल्दी बताइए। क्यू द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑन अ स्क्वायर प्लेट ऑफ टॉप ऑफ सैंडी सॉइल, बताइए। स्ट्रिप फुटिंग के लिए सर फॉर्मूला अगर बात करें, टर्जाकी से सॉल्व कर सकते हैं। टर्जाकी से क्या बोलेंगे कि टर्जाकी के अकॉर्डिंग बाकी सब चीजें तो अपना जीरो हो जाएगी। सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा, तो क्या बच जाएगा? केवल हाफ गामा बी एन गामा बच जाएगा स्ट्रिप फुटिंग के लिए अकॉर्डिंग टू टर्जाकी। तो हाफ गामा बी एन गामा से, तो गामा बी एन गामा कैसे निकल जाएगा, जल्दी से बताइए। तो आपको सर क्या दे रखा है? अल्टीमेट लोड तो दे रखा है ना। बिल्कुल, अल्टीमेट बिल्डिंग कैपेसिटी दे रखा 60। तो 60 बिल्कुल दे रखा, 60 डिवाइडेड बाय गामा इंटू क्या कर देंगे, जल्दी बताइए। 81 का सी आ रहा है आंसर। वेरी गुड, बताइए कैसे सॉल्व हुआ, जल्दी से। 81 का सी आंसर सही है। बताइए फॉर्मूला, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाया है मयंक? हाँ, 60 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.6। वेरी गुड, 0.4 इंटू 0.6। तो यहां से क्या आ जाएगा सर? मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा गामा इंटू एन गामा। ठीक है, बिल्कुल स्टॉप करिए, सही बोल रहे हैं। गामा इंटू एन गामा, क्योंकि क्या होता है? क्यू एन यू, उसको अगर स्ट्रिप फॉर 0.5 गामा बी एन गामा, तो गामा इंटू एन गामा आ जाएगा आपका सर कितना? 60 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 250। कितना हो गया? 250 हो गया। क्लियर हुआ? वेरी गुड। कितना होगा सर? 250 हो गया। वेरी गुड। अब क्या करना है सर? पुट ही तो करना है। 0.5 वैल्यू पुट करिए। 0.5 गामा एन गामा की वैल्यू कितनी है? 250। बी विड्थ कितनी है सर? 1.2 मीटर विड्थ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन इज सी। क्लियर हुआ सभी को? 0.5। अरे 0.4 कैसे हुआ, ये बोल रहे हैं क्या? अरे स्क्वायर फुटिंग दे रखा है ना, स्क्वायर प्लेट होगा। तो स्क्वायर प्लेट में ये तो किसके लिए था? स्ट्रिप के लिए था। तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? अरे दोनों को कंपेयर करने को बोल रहा है कि स्क्वायर प्लेट है, दूसरा बोला स्ट्रिप फुटिंग। दो फुटिंग दे रखी है। स्क्वायर के लिए सर 0.4 गामा इंटू एन गामा, गामा भी इंटू एन गामा, ये होता है ना आपका क्यू एन यू। तो दोनों फॉर्मूले लिख दिए। तो सर स्ट्रिप के लिए था, स्ट्रिप के लिए 0.5 होता है, और स्क्वायर के लिए सर 0.4 होता है। लिखा होता है आपका 1 और 0.5, 1.3 और 0.4, 1.3 और 0.3। तो ये बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ अब नवीन? चलिए, तो वहां से देखिए, यहां से मैंने क्या निकाल लिया, क्योंकि इसने बोल रखा था स्क्वायर की क्यू एन यू दे रखा है। तो क्यू एन यू जब स्क्वायर का दे रखा है,
मुझे लगा आ गया होगा, आपका नहीं आया। देखिए कोई बात नहीं, स्क्वायर क्यू एन यू 60 हो गया, 0.4 गामा बी एन गामा, यही तो हुआ। अब इसमें क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखो दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो विड्थ दे रखी है 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 0.4 तो था ही, और विड्थ की वैल्यू क्या हो गई सर 60, तो क्या करते हैं 0.6 मीटर हो गया, इक्वल्स टू गामा एन, गामा निकल गया ना यहाँ से, ये तो वैल्यू मैंने निकाली कितनी सर 250 हो गई। अब इस वैल्यू को स्ट्रिप फुटिंग में पुट कर दिया है, ठीक है, और विड्थ दे रखी है फुटिंग की, स्ट्रिप फुटिंग की विड्थ दे रखी है, किसकी स्ट्रिप फुटिंग की, तो विड्थ होगी 1.2, बाकी ये 250.5 तो कांस्टेंट था ही। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को, जल्दी से, ओके चलिए। 82 को देखिएगा, ये बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं, बताइए। मैच दी फॉलोइंग है, मैच दी फॉलोइंग में टेंशन नहीं लेना, फटाफट बताइए। एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन, एक्सकवेशन ऑफ पिट, हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग, लेटरल एक्सपेंशन ऑफ बैकफिल, तो स्ट्रेथ पाथ, अरे ये तो कुछ अलग है, स्ट्रेथ पाथ, पाथ जो है मूव इन द लेफ्ट अपर डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, बताइए क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 82 है। कुछ आया, बी आंसर आ रहा है, किस किस का आंसर आ रहा है, बी, बी जिसका भी आंसर आ रहा है वो सही है सभी। देखिएगा चार कंडीशन होती हैं, हाँ बी आ गया, वेरी गुड। चार कंडीशन होती है, सुनिएगा कौन कौन सी कंडीशन, कि सर हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग होगी, तो हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग के अंदर सबसे पहला जो आप आसानी से समझ पाएंगे, हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग जिसमें आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर स्ट्रेस क्या रहता है, सेम रहता है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अगर आपका सेम रहेगा, तो सी का क्या हो जाएगा सर, सी का 4 हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस पाथ मूव ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो कैसे मूव करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब बताया था हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इक्वल स्ट्रेसेस लगते हैं, क्या रखते हैं, इक्वल स्ट्रेसेस, सिग्मा वर्टिकल सिग्मा, तो सी का हो गया आपका 4, तो सी का 4 हो गया, तो आंसर या तो क्या होना चाहिए, या तो आंसर होगा बी या आंसर होगा सी, बाकी सब हटा दीजिए। अब बात करें, देखिए नेक्स्ट एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे, तो इन दी एम्बैकमेंट कंसंट्रेशन, तो एम्बैकमेंट में क्या होता है सर, हॉरिजॉन्टल जीरो होगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपका सिग्मा एच जो होता है सर ये जीरो होता है। अगर सर हॉरिजॉन्टल जीरो हो गया, तो इससे मतलब क्या, अगर सर हॉरिजॉन्टल हमारा जीरो हो गया, तो क्या होगा, सिग्मा वर्टिकल स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, तो सिग्मा वर्टिकल स्ट्रेस सर ज्यादा हो जाएगा जीरो से, फिर तो हॉरिजॉन्टल जीरो, तो फिर क्या होगा, वर्टिकल ज्यादा होगा, अगर वर्टिकल ज्यादा हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, तो स्ट्रेस पाथ मूव इन द साइड अपर डायरेक्शन, कहां पे, स्ट्रेस पाथ मूव इन द साइड अपर डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, ए का स्ट्रेस में राइट अपर डायरेक्शन, हाँ तो क्या हो गया, एम्बैकमेंट की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये हो गया अप राइट साइड अपर डायरेक्शन, ये हो गया आपका एम्बैकमेंट। फिर बात करेंगे एक्सकेवेशन ऑफ द पिट की, अरे सर जब एक्सकेवेशन ऑफ द पिट की बात करेंगे, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इसमें भी जीरो हो जाएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर सर जब हॉरिजॉन्टल अगर जीरो हो गया पिट के अंदर, तो वर्टिकल सर क्या होगा, वो भी कम हो जाता है, तो पाथ मूव इन दी लेफ्ट साइड अपर डायरेक्शन, लेफ्ट साइड अपर डायरेक्शन, तो पिट के लिए होगा आपका लेफ्ट साइड, तो बी का 1 होगा, बी का 1 होगा, लेफ्ट साइड अपर डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सब होगा चीजें, चले आगे। तो कंडीशन लिखना है तो लिख लीजिए, चार कंडीशन में नोट कराता हूं आपको, नोट करिए फास्ट सभी स्टूडेंट्स, अगर करना है और समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अब देखिए फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला पूछा है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो सभी को पता है, बताइए क्या होगा, देखते ही बता दीजिए, विद इन 10 सेकेंड्स बताइए फास्ट,
प्लेट लोड टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल बोल दिया, सेटलमेंट पूछ रहा है तो सीधा सा कहानी खत्म हो जाएगी, फटाक से निकाल दीजिए। एस एफ अपन में एस पी इज इक्वल टू सर बी एफ अपन में बीपी, और अंदर क्या होता है उसका अपोजिट, बीपी अपन में बी एफ प्लस, सेंटीमीटर में तो 30 हो जाएगा, मीटर में होता तो 0.3 होता, एमएम में होता तो 300 होता, ये सब याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, आंसर आ रहा है 83 का कितना, ए होगा बेटा, बी कैसे होगा, ए नहीं होगा बताइए, ए नहीं होगा क्या, बी कैसे हो जाएगा, ए होगा आंसर, 83 का ए होगा। भूल गए क्या लिखना, फॉर्मूला लिखना ही भूल गए क्या। देखिए सैंड के केस में, कोइजन लेस सॉइल में सैंड के केस में सेटलमेंट पूछा है, देखो सेटलमेंट विड्थ और सेटलमेंट के रेशियो में, तो एस एफ प्लेट अपॉन एस एफ वन में एस पी, एस एफ अपॉन में एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में बीपी, ये होता है ब्रैकेट में बीपी प्लस 0.3 तो होता है मीटर में, सेंटीमीटर 30 हो गया, और बी एफ प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 30 कब लेंगे इन सेंटीमीटर, 0.3 कब लेंगे सर मीटर, और 300 कब लेंगे सर एमएम। क्लियर हुआ। तो देखिए एस एफ वन में एसपी, तो एस एफ वन में एसपी सही है, बी एफ वन में बीपी, तो बी एफ वन में बीपी है, तो ये सही होगा ना, और फिर अंदर बीपी और बी एफ है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देखिएगा, मैच द फॉलोइंग है, सबसे बनना चाहिए, मैच द फॉलोइंग है, देखिएगा मैच लिस्ट वन फाउंडेशन है, और लिस्ट सेकंड में टाइप ऑफ सॉइल के लिए होती है, फ्लोटिंग पाइल्स, माइक्रो पाइल, कंबाइंड फुटिंग और अंडर रिम्ड पाइल। सर एक तो अपन चल लेंगे अंडर रिम्ड पाइल, सीधे कहां पे, एक्सपेंसिव सॉइल के लिए। ठीक है, एक्सपेंसिव सॉइल के लिए, तो 84 का बताइए, 84 का क्या होगा आंसर, बताइए। 50% तो सर ऐसे एलिमिनेट हो गया यार, 50% तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। देखिए कैसे, सर 84 का जो आंसर है वो किस किस का आंसर आ गया, जल्दी से बताइए, आंसर सी आ रहा है क्या, नहीं बेटा 84 का आंसर होगा आपका डी, 84 का आंसर होगा डी। देखिएगा 84 की अगर बात करें तो 84 का आंसर होगा डी। देखिए कैसे, अंडर रिम्ड पाइल, सर ये तो पता है हमको, एक्सपेंसिव सॉइल के लिए होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। देखिए डी का टू, डी का टू कहां दिख रहा है, यहाँ पे, मतलब ये कैंसिल कर दीजिए, ए और बी पे तो ध्यान देना ही नहीं है फिर। क्लियर हुआ। अब अपने पास 50% हो गए चांसेस, हमारे प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 50% चांसेस हमारे सही होने के, तो क्या होगा डी का टू, ये करेक्ट है। चले आगे, फ्लोटिंग पाइल्स की अगर बात करेगा, फ्लोटिंग पाइल्स किसके लिए, सर डीप सॉफ्ट क्ले के लिए होती है, सॉफ्ट क्ले जब होगी तो फ्लोटिंग पाइल्स यूज करेंगे। फ्लोटिंग पाइल्स क्या करती है, स्किन फ्रिक्शन से, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से क्या करेगी, वो उसको बियर करेगी, फ्लोटिंग पाइल्स। क्लियर हुआ, यहाँ से इनके स्किन फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्लोटिंग पाइल्स किसके, डीप सॉफ्ट क्ले के लिए होती है, तो ए का 3 हो गया। सर अभी भी सही है, ये तो बेसिक है जो सभी को पता होते हैं दो चीजें। अब आए कंफ्यूजन किसके अंदर, कंफ्यूजन है आपका माइक्रोपाइल और कंबाइंड फुटिंग। देखो माइक्रोपाइल और कंबाइंड फुटिंग, सबसे पहले बात करें कंबाइंड फुटिंग की, तो कंबाइंड फुटिंग क्या होता है सर, जब आपका क्लोजली स्पेस कॉलम रेस्टिंग होता है कंप्रेसिव सॉइल। अरे तो पता ही है, अरे क्लोजली स्पेस कॉलम है तो कंबाइंड फुटिंग करते हैं ना, अगर दो कॉलम अगर बहुत नजदीक नजदीक है तो क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं सीधे, उसको एलिमिनेट करते हैं और क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग बना देते हैं, चाहे वो ट्रापेजोइडल हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो। क्लियर हुआ, फिर से आंसर समझ में आया। क्लोजली स्पेस कॉलम रेस्टिंग ऑन कंप्रेसिबल सॉइल, क्लोजली स्पेस कॉलम में तो कंबाइंड फुटिंग होगी सर, बिल्कुल। तो ये तो सिंपल है, बिल्कुल ये समझ सकते थे। तो सी का क्या होगा, सी का क्या होगा आपका 1 होगा, तो अगर सी का 1 होगा तो अपने आप ही होगा। तो फिर माइक्रोपाइल क्या होगी, फिर लूज सैंड के लिए होती है, सैंड के लिए होती है, याद रखिएगा, सैंड और वो भी कैसी, लूज सैंड के लिए। तो अपने को पता चल गया, बड़ा आसान था, थोड़ा सा अगर सोचते ना तो आपका आंसर बन जाता, अगर चाहे पता है चीजें या नहीं पता है तो भी आंसर आपका बन जाता। डी हो गया आंसर सभी का, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा कितनी बार क्वेश्चन आएगा ये, ऐसे क्वेश्चन बताइए फास्ट, क्या होगा आंसर बताइए। 85th की बात करते हैं, क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पाइल ऑफ सेक्शन, साइज दे रखा है स्क्वायर पाइल का 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड अ लेंथ इज 10 मीटर, पेनिट्रेट्स, पेनिट्रेट्स अ डिपॉजिट ऑफ अ क्ले हैविंग अ सी मोबिलाइजिंग फ्रैक्शन, मोबिलाइजिंग फैक्टर दे रखा है, मतलब अल्फा दे रखा है, समझ में आ जाएगा। स्क्रीन फ्रिक्शन निकालना है केवल और केवल
सर स्किन फ्रिक्शन निकालना है तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस को हटा दीजिए और केवल स्किन फ्रिक्शन की बात कर रहा है, अल्फा दे रखा है, तो पता है क्या होता है, जल्दी से बताइए फास्ट, आंसर आ जाना चाहिए अभी तक तो 85 का आंसर। अरे यार सब केस बता रखे हैं ना, पेरीमीटर इंटू लेंथ होगा ना, स्किन फ्रिक्शन पे पेरीमीटर इंटू लेंथ, और स्क्वायर के लिए पेरीमीटर क्या होता है 4b, और लेंथ इंटू एल, तो 4bl तो हो गया आपका, पेरीमीटर इंटू लेंथ हो गया, इंटू अल्फा की वैल्यू दे रखी है, कोएजन सर दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, फास्ट आंसर आ जाएगा। 85 का कितना आंसर आ गया, डी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, मयंक बोल रहे हैं, वेरी गुड, 85 का आंसर बेटा। नवीन सी कैसे बोल रहे हैं आप, सी कैसे बोल रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, या कंसेप्ट हिल गया आपके? अरे यार ऐसा मत करिए, इतना पढ़ाने के बाद फिर आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं, स्क्वायर पाइल की बात कर रहा है, और केवल क्या कंसीडर करना है आपको, स्किन फ्रिक्शन ओनली लिख रखा है। तो सर क्ले के लिए सबसे पहली बात तो क्ले के लिए पूछ रहा है, तो क्ले के लिए अगर बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन तो सर क्ले में ही तो होगा, यहाँ डिपॉजिट ऑफ क्ले लिख भी रखा है। अरे तो अगर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया क्यू अल्टीमेट लोड ऑन पाइल इज क्यू ऑफ एंड बियरिंग प्लस एरिया ऑफ एंड बियरिंग और क्यू ऑफ स्किन फ्रिक्शन और एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन, ये तो फॉर्मूला होता है। एंड बियरिंग को जीरो कर देने का ये कहना चाह रहे हैं, तो क्यू अल्टीमेट लोड ऑन पाइल कितना हो जाएगा सर, क्यू ऑफ स्किन फ्रिक्शन एंड एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन। तो सर क्ले के केस में क्या होता है, अल्फा सी बार इंटू एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन, ठीक है। तो अल्फा क्या है, एडहेजन फैक्टर, मोबिलाइजेशन फैक्टर 0.8 इंटू कोहेजन कितना सर 5 गिवन है। अब आते हैं ए की जगह क्या होगा, स्किन फ्रिक्शन के अंदर सर क्या होता है, ये पूरा पेरीमीटर, ठीक है, और इसकी लेंथ ये होती है स्किन फ्रिक्शन में। एंड बेरिंग तो कंसिडर करना ही नहीं है, इसको तो क्या कर दिया अपन ने, क्रॉस मार दिया, केवल ये। तो स्क्वायर की बात करता है तो एरिया तो होता है सर बी स्क्वायर एरिया, और पेरीमीटर क्या होता है 4b होता है, तो 4b इंटू एल हो जाएगा ना, तो 4b कितना सर, साइज कितनी है सेंटीमीटर में नहीं, यहाँ पे किसी मीटर में बात करेंगे तो 0.3 हो जाएगी मीटर में, ठीक है। बी इंटू लेंथ कितनी सर, लेंथ कितना 10 मीटर डीप है, 10 मीटर डीप है, इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आ जाएगा, 45 आंसर, 48 आंसर आ जाएगा आपका, 48 किलो न्यूटन। क्लियर हुआ, सभी का आंसर है 4b इंटू एल, वेरी गुड सही। 4b पेरीमीटर की बात, स्किन फ्रिक्शन में पेरीमीटर आएगा ना, एंड बेरिंग में आपका एरिया था बी स्क्वायर आता, पर स्किन फ्रिक्शन में 4b पेरीमीटर इंटू एल लेंथ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86, मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी का बताइए, जल्दी से बताइए 86 का। ऑप्शन देखने तो ऑप्शन भी दिखा देंगे, रुकिए वेट करिए, अगर ऑप्शन देखने नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन भी देख लीजिए, पर फिर वो ये चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, कंसाइज हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। मैं लिख देता हूँ ना, 2314 2341, ये देख लीजिए 2314 2341, ये लो देखिए, अब बताइए क्या होगा। एटी सिक्स की बात कर रहे हैं, आंसर क्या होगा बताइए, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं किसका आंसर है सबसे पहला। अरे सर सैंड का सेटलमेंट की बात कर रहा है, सैंड कैसे सेटल होगी सर, सैंड सेटल होगी इमीडिएट, क्योंकि सैंड कैसी है सर, कोर्स ग्रेन सॉइल है, वो जैसे ही लोड लेगा इमीडिएट सेटलमेंट होता है। बोलते थे हैं कि सैंड के अंदर टाइम क्या होता है सर, बहुत कम लगता है, क्ले के अंदर सेटलमेंट में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ए का तो सर हो गया 3, ए का 3 हो गया, ए का 3 क्यों, इमीडिएट मतलब 2 हो गया, ए का 2 हो गया, तो आंसर क्या होगा सर, या तो आंसर होगा हमारा, ये तो एलिमिनेट कर दीजिए, या तो होगा ए या होगा बी, ठीक है, दोनों में से होगा, या तो होगा 2314 या होगा आपका 2341, ठीक है, ये ए है, ये आपका बी वाला ऑप्शन है। देखिए इन दोनों में से एक आंसर होगा, हाँ, बच्चे बोल रहे हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ए होगा,
एंड जो सना बोली सर बी होगा। देखिएगा सैंड का सर समझ में आ गया, सैंड कैसे सेटल होगी सर, तो यहाँ पे इसको जूम कर देते हैं अब। 2311, 2314 और 2341। 2314 और 2341 यही तो था, ये ए और ये बी था। चल क्लियर है सभी को? 23, हाँ नवीन बोले 2314 नहीं 2314। देखिए चलो जो भी है आपका सेंड में सर इमीडिएट सेटलमेंट होगा, एकदम फ्रीक्वेंटली सेट करता है, तो ए का 2 हो गया, दोनों में 2 है। चलिए आगे, हेटेरोजीनियस लैंडफिल, एक तो होती है होमोजीनियस जिसमें सेम साइज के पार्टिकल, हेटेरोजीनियस में अलग अलग लैंडफिल होगा। लैंडफिल जो होगा उसमें लार्ज रिलेटिव सेटलमेंट होता है। लैंडफिल जो होता है, लैंडफिल क्या होता है, आप पढ़ते हैं ना लैंडफिल कहाँ पे, इन्वायरमेंट के अंदर के। लैंडफिल में क्या होता है सर आपका, कंपो अपन क्या करते हैं, जो भी आपका वेस्ट है उसको फिल करते हैं, उसमें सेटलमेंट हो जाता है, तो लार्ज रिलेटिव सेटलमेंट होता है हेटेरोजेनियस लैंडफिल के अंदर। अगर सेम होगा ना, अगर सेम होगा तो क्या होगा, पैकिंग सर यूनिफॉर्म रहेगी। अगर होमोजीनियस है तो सेम साइज के पार्टिकल है, तो पैकिंग में कुछ फर्क पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा। जब आग के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है तो लैंडफिल में क्या हो जाएगा सर, इट विल बी सेटल और एडजस्ट हो जाएगा, सेटलमेंट होगा। तो बी का 3 सर, यहाँ तक ये भी सही है। अब डाउट आ रहा है सर इस ब्लैक कॉटन में और एक हार्ड रॉक के अंदर। ब्लैक कॉटन सॉइल बताइए, अरे सर ब्लैक कॉटन सॉइल सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट होती है तो क्या होगा, लोड लगते ही किसी भी पाइल फाउंडेशन का अगर लोड लगा है और नीचे क्या है ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो हीविंग हो जाएगी, ढेर बन जाएगा ऊपर, बल्कि हीविंग हो जाएगी, ठीक है, वो दब जाएगी, हीविंग हो जाएगी। तो ब्लैक कॉटन सॉइल तो हीविंग ऑफ फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो सी का क्या होगा सर, सी का 4 होगा। सी का 4 से अब यहाँ से अपन कह सकते हो हार्ड रॉक इज प्रैक्टिकली मूवमेंट। हार्ड रॉक क्या होगा, प्रैक्टिकल मूवमेंट होगा, मतलब बहुत ही कम मूवमेंट होगा कह सकते हैं, ठीक है। तो हीविंग होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में, तो क्या होगा आंसर, बी हो गया। सभी का आंसर बी है, वेरी गुड। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए 87 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 87 का, बताइए 87 का। सर पहला पॉइंट तो सही लग रहा है, बिल्कुल पहला पॉइंट तो आपका सही है। क्या दूसरा पॉइंट सही होगा या नहीं होगा, बस ये देखना है आपको। वेरी गुड, किसका आया, मयंक का आंसर 87 का ए। हाँ तो मयंक रीजन क्या है, दूसरा पॉइंट गलत क्यों बोल रहे हैं आप, बताइए। वाई दी पॉइंट नंबर सेकंड के प्रीकास्ट पाइल इंसर्टेड इनटू द होल बोर होल एट द साइड डज नॉट गेट डैमेज व्हाइल दे आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड, बताइएगा। हाँ कास्ट इन सीटू होती है अनडिस्टर्ब्ड, वेरी गुड। प्रीकास्ट पाइल जो होती है सर हमेशा क्या होती है, ड्रिवन पाइल होती है, इट्स नॉट अ बोर्ड पाइल, इट इज अ प्रीकास्ट पाइल इज नॉट अ बोर्ड पाइल, इट इज अ ड्रिवन पाइल। इसको ड्रिवन करते हैं, उसको सॉइल के ऊपर रखते हैं और फिर हैमर से उसको फोर्स लगाते हैं और उसको अंदर तक अपन इंसर्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, ये तो सही है। पाइल फाउंडेशन आर यूजुअली प्रोवाइडेड व्हेन लोड्स कमिंग ऑन द फाउंडेशन आर क्वाइट लार्ज, अगर ज्यादा लोड होगा तो फाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। सच पाइल्स में ऑफन एक्सटेंड अप टू द लार्ज डेप्थ, बिल्कुल सही, लार्ज डेप्थ होती है बिलो द ग्राउंड लेवल, बिल्कुल सही, ग्राउंड लेवल से नीचे लार्ज डेप्थ तक होती है, बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा, ओनली ए इज करेक्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। देखिए मैच करना है, सिंपल सा बात है, पाइल दे रखी है, सही पढ़ा रखा है, बैटन हुआ, शीट पाइल हुआ, कॉम्पेक्शन हुआ, फेंडर हुआ, अपलिफ्ट हुआ, टेंशन पाइल हुआ, सब बता रखी है आपको क्या होती है, तो बताइए। बताइए 88 का क्या होगा आंसर।
हाँ, सी आंसर आ गया किसका? जितेंद्र, मयंक, वेरी गुड। नवीन नहीं, नॉट मयंक, नवीन एंड जितेंद्र, वेरी गुड। जितेंद्र बोल रहे सर ए होगा, मयंक बोल रहे हैं सी, और नवीन बोल रहे हैं सर सी होगा। देखिएगा, अरे इस बेटा क्या क्वेश्चन है, पाइल और पाइल के फंक्शन पूछ रखे हैं। देखिए कौन सी पाइल का क्या फंक्शन होता है, कुछ नहीं पता तो इतना तो पता है कि सर कॉम्पैक्शन जो पाइल होती है वो लूज सॉइल के अंदर यूज करते हैं। कॉम्पैक्शन जो पाइल होती है, सबसे पहले आंसर क्या है सर? 88 का जिस भी स्टूडेंट का आंसर सी है वो करेक्ट है। देखिए 88 में जिस भी स्टूडेंट का आंसर सी है वो करेक्ट है। मुझे इतना तो पता है कॉम्पैक्शन पाइल कब यूज करेंगे? लूज सॉइल के अंदर यूज करते हैं। तो सी का 4 हो गया। ठीक है, सी का कितना सर? 4 हो गया। तो आंसर देखिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए और एक इसको एलिमिनेट कर दीजिए। सी का 4 हो गया, या तो आंसर होगा ए और यह आंसर होगा आपका सी। इतना तो पता है कि किसका क्या होगा आंसर? आ तो ए होगा या सी, क्योंकि कॉम्पैक्शन पाइल आर यूज्ड इन दी लूज सॉइल, लूज सॉइल में यूज करेंगे। देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। पॉइंट बियरिंग या शीट पाइल, सर बैटन पाइल हम जानते हैं, बैटन पाइल का जो इंक्लाइन डायरेक्शन में लगती है, लेटरल फोर्सेस को रोकती है। बैटन पाइल आर प्लेस एट द इंक्लाइन डायरेक्शन एंड विच फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल टू रेज द लेटरल फोर्सेस। तो डी का लेटरल फोर्सेस बिल्कुल सही है, डी का 3 हो गया। डी का कहीं 3 दिख रहा है? डी का 3 दिख रहा है। अरे सर जब आपने सी का 4 बोला और डी का 3 बोला तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका ना, बिल्कुल। अरे तो दो से भी आप आंसर निकाल सकते हो। डी का 3 हो गया, तो अब बचे हुआ क्या हो गया? पॉइंट लोड पाइल टू ट्रांसफर हैवी लोड टू द स्ट्रॉन्ग स्टेटम बिलो अ वीक स्टेटम। हैवी लोड को ट्रांसफर करने के लिए पॉइंट बियरिंग पाइल इसको बोलते हैं, एंड बियरिंग पाइल। शीट पाइल की बात करें, शीट पाइल का फिर क्या बच गया? शीट पाइल इज टू रिटेन, क्या करती है? सॉइल फिल को। शीट पाइल सॉइल फिल को अपन लगाया था ना, कट ऑफ वॉल और शीट पाइल्स, जो सॉइल जाती है उसको पाइपिंग को रोकती है, सॉइल फिल को रिटेन करने के लिए शीट पाइल वॉल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या हो गया? सी। डन सभी का, वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89 का देखिएगा, बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 89 की बात कर रहे हैं, देखिएगा। प्रिवेंशन और एलिमिनेशन ऑफ स्वेलिंग कैन बी ब्रॉट बाय, कैसे प्रिवेंट और एलिमिनेट कर सकते हैं स्वेलिंग? प्रोवाइडिंग एन इम्परियस एप्रोन अराउंड द स्ट्रक्चर, प्री वेटिंग द सॉइल टू गेट अ मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, पैकिंग डाउनवर्ड लोड्स लार्ज इनफ टू एक्सीड स्वेलिंग प्रेशर, और केमिकल स्टेबलाइजेशन द सॉइल विद लाइम। बताइए 89 का। 89 का बताइए क्या? बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी मेथड्स दे रखे हैं स्वेलिंग को प्रिवेंट करने के। अरे स्वेल कब करेगा? स्वेल मतलब होता है फैलना। बिल्कुल सही है, किसका आंसर आया? वेरी गुड, मयंक, नवीन एंड ज्योत्सना। बिल्कुल सही, डी होगा आंसर। ये सभी क्या दे रखे हैं सर? ये मेथड्स तो दे रखे हैं। स्वेलिंग होगा जब सॉइल क्या करेगी? स्वेल करेगी। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल, एक्सपेंसिव सॉइल है या बेंटोनेट सॉइल है तो स्वेल करती है। स्वेल करेगा तो क्या करेंगे? इम्परियस एप्रोन प्रोवाइड करेंगे अराउंड द स्ट्रक्चर। जो भी आपकी पाइल है उस पाइल के चारों तरफ, उस चारों तरफ अपने की लेयर, इम्परियस लेयर, ताकि वो स्वेल नहीं कर पाएगी। ठीक है, ठीक है। इम्परियस रहेगा तो उसमें से वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, तो जितना है उतना का उतना वॉल्यूम रहेगा। परिवेश होगा तो पानी निकल जाएगा, तो स्वेलिंग और सिंकेज प्रॉपर्टी दिखने को मिलेगी। सही है। प्री वेटिंग द ग्राउंड एट अ मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। अरे स्वेलिंग ना हो, स्वेलिंग ना हो तो क्या करो? पहले से उस वाटर के अंदर क्या मॉइस्चर कंटेंट ऐड कर दो, ठीक है, ताकि स्वेलिंग नहीं होगी। पैकिंग डाउनवर्ड लोड्स लार्ज इनफ, लोड को बढ़ा दीजिए, बिल्कुल लार्ज कर दीजिए, ताकि स्वेलिंग प्रेशर क्या हो गया? एक्सीड ना करे, स्वेलिंग प्रेशर कैन नॉट एक्सीड। और केमिकल स्टेबलाइजेशन, ये तो होता ही मेथड सर। केमिकल स्टेबलाइजेशन से क्या करते हैं अपन? स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और परमेबिलिटी और कंप्रेशन सर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टेबलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या है? दीज फोर आर दी मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग द एलिमिनेशन ऑफ स्वेलिंग। प्रिवेंट और करते हैं एलिमिनेट, तो बचा सकते हैं और उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्या है सर? ये रिमूवल का मेथड है। और ये क्या है सर? आपके एलिमिनेशन के मेथड। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, और सी यू टुमारो। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।